पहले भी एक दो क्लासेस थी और पर्टिकुलर आज की भी क्लास का जो थीम है, सी यहाँ पे मेन एस्पेक्ट ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से बताया जाए। यहाँ पे मेन कंट्री के सामने जो भी इश्यूज है, एज अ सोसाइटी हम जो भी इश्यूज फेस कर रहे हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड मेन एस्पेक्ट यही है कि आपसे या तो इंटरव्यू में पूछा जाए या डिस्कशंस में पूछा जाए, तो आप उसकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन को आगे रख पाए कि ये इशू है क्या, क्या सॉल्यूशन है, जो भी है। तो फंडामेंटली आइडिया यही है कि उसके बारे में आप कुछ बोल पाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी डिजिटल इंडिया के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। एंड डिजिटल इंडिया एक ऐसा थीम है कि आप किसी भी इशू को लीजिए, वेदर इट इज हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमी, आप ले कैसे टूरिज्म को हम प्रमोट करें, कैसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेके आए, कैसे हम सोशल एम्पावरमेंट करें। तो एक स्मार्ट बच्चा हमेशा उसमें एक डिजिटल डायमेंशन डाल ही देगा। सर डिजिटल आप इंफॉर्मेशन भेजिए, लोगों को एम्पावर करेंगे, एजुकेशन में तो डिजिटल है, हेल्थ में तो डिजिटल है। तो डिजिटल इंडिया अपने आप में एक ऐसा थीम है। इवन इन एग्रीकल्चर डिजिटल इंडिया की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आइडिया यही है इन क्लासेस में कि आप कोई अगर आपसे इशू पूछा जाए, सी डेफिनेटली एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होता है, बट बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में कैसे परफॉर्म करें और आप चीजों को होलिस्टिकली समझें। तो यहाँ पे ये जो भी मैं अभी आपको करा रहा हूँ, या जो भी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी पर्टिकुलर इशू है हमारी कंट्री के सामने, और उस इशू की क्या क्या डायमेंशन है, वो इशू क्या है, और आप उसके कैसे सॉल्यूशंस दे रहे हो। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही है, इशू को समझना और उसके सॉल्यूशंस को समझना, दैट्स इट। यहाँ पे हम ये नहीं जा रहे हैं कि डेफिनेटली अगर आपको और ऑर्गेनिकली पढ़ना है तो उस इशू को बहुत फंडामेंटली आप स्टडी करें, तो हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आती है। बट अगेन आई होप आप सभी को क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, राइट? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है ना। और यहाँ पे इसी बहुत सारे बच्चे ऐसा करते नहीं है, करना चाहिए, ये एडवाइस है। आप करना चाहें या ना करना चाहें, आपके इशू, आपकी वो आपका अपना स्टैंड है। बट सी, किसी भी इशू पे आपकी क्या ओपिनियन है, आप उसे कैसे देखते हैं, अगर आप उसको बाहर लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपकी जो भी कुछ बहुत एक मेन स्ट्रीम अगर थॉट नहीं है, तो वो आपके इन डिस्कशंस में क्लियर हो जाएंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे कि हाँ भाई ये आपका स्टैंड सही नहीं है। तो कोशिश करें कि मैंने अगर आपको कुछ बताया, आप एग्री हो, डिसएग्री हो, या आप कोई और डायमेंशन बताना चाहते हैं कि सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, तो जो भी है उसको भी आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला डिस्कशन हम करते हैं, और ये डिजिटल इंडिया है कि बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इंडिया क्या है। सी ये मेरी नोट्स है, तो पीपीटी में अगर इनको बनाते तो थोड़ा अच्छा लगता, बट बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैंने एक क्लास ली, तो इतना काफी आपका काम चल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। ओके, सो आप में से कितने लोगों ने डिजिटल इंडिया के बारे में सुना है? सुना है, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, सुना है आप में से किसी ने नहीं? पहले डिजिटल इंडिया के बारे में एक पर्टिकुलर मिशन है। डेफिनेटली हम डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या डिजिटल एप्लीकेशंस है, बट यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ एक गवर्नमेंट की प्रोग्राम है, पॉलिसी है, कॉल्ड डिजिटल इंडिया। इसके बारे में आपने सुना है कुछ? यस हेलो, सर। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। सी अब ये इंफॉर्मेशन एज है, तो पहले तो मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपका आया था, तो इंडिया ने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बस है इंडिया मिस कर चुका है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी हम पीछे रह गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर 1.0 आया। कोई बताएगा इसके बारे में? ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया पहले, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 आया, और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 आया, और अभी हम जिस एज में है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है।
इस पे कई बार इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ है? नो सर। ओके, वेरी गुड। तो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, किसको हम बोलते हैं? ये जो आपका 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, क्या था उसी? अगर आप देश की मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे वहां पे भी होता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया, तो उसके बारे में वहां पे भी हम पढ़ते हैं। तो क्या था पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? सर सॉरी टू इंटरप्रेट इन द मिडिल सर, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड कुछ रिनाइसेंस से लिंक्ड है ना? वेस्टर्न यूरोप में जो रिनाइसेंस आया था उसी नहीं, नहीं आई नहीं, थिंक मशीनरी इंस्टॉल किया गया था, सी फैक्ट्री ये इंस्टॉल किया गया था। या आप अपना नाम बताएं और फिर बोले तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी पता चलेगा। या प्लीज नाम बता के फिर बोलना है। सी अब दो बच्चों ने दो बातें बोली है, दोनों ही ठीक है। डेफिनेटली अगर आप बहुत ब्रॉडर सेंस में देखें, बहुत ब्रॉडर सेंस में अगर आप देखें, तो कोई भी चीज ह्यूमंस ने क्रिएट की है, पहले तो साइकोलॉजिकली क्रिएट की होगी, माइंड में ही क्रिएट की है, और बाद में उसका मैनिफेस्टेशन हमने मेटीरियलिस्टिकली इस वर्ल्ड में देखा है। हाँ। तो यू कैन से कि यस। सी एक और, आई होप कि आप सभी लोगों की कॉलेज एजुकेशन अच्छी है, आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री हाँ सर। इंडिया की। तो इसमें मॉडर्न क्या है? व्हाट इज मॉडर्न? आप किसी वेस्टर्न सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं तो वो मॉडर्न क्या है? हम किसी को जज कर देंगे फैमिली बड़ी मॉडर्न है, तो व्हाट इज मॉडर्न इन इन द इथोस, और क्या है वो So मॉडर्न? आप basically, क्या समझ? आइडियोलॉजी। age is the age just जो after the age of enlightenment start हुई थी। ओके, different वेरी गुड। सो Rationality, different fields में different ages आई थी, तो एक collaborative idea कर ले, so that is what it means. ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सिंपल करके बताइए। एक एज थी, एज सर ऑफ मॉडर्न एंड ओपन आइडियोलॉजीज, ओपन टू एनी चेंज, एनी न्यू ओके, चेंज। ठीक है, ओपन से ही रिलेटेड है, बट अभी भी कोई भी बच्चे स्पेसिफिक नहीं पहुंचा है, थोड़ा और पता है। सर साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड है। साइंस है, ओके, साइंस है। साइंस का Science. बेसिक थीम क्या है साइंस का? सी ये एज डेफिनेटली एनलाइटनमेंट के बाद कुछ चेंजेस आए और एक नई एज आई। उससे पहले एक एज थी, और ये मैं पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो कोई और थोड़ा और 1 मिनट का टाइम लेके डिस्कस करना। सर रैशनल आइडियाज, रैशनैलिटी से रैशनल आइडियाज, बिल्कुल ठीक है। एज ऑफ रैशनैलिटी थी। ओके, ये वाली एज ऑफ रैशनैलिटी थी। तो इससे पहले क्या था? डार्क एजेस। डार्क एजेस किसको बोलते हैं? क्या डार्क था? सर माइंड डार्क था। एज ऑफ रिलीजन थी। सो डार्क एजेस मतलब ये रैशनलाइज में इसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आ गया, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, मतलब टू एक्सप्लोर, क्योंकि वो जो आया था मतलब तभी रैशनल थिंकिंग, देन दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम यूरोप एंड स्टार्टेड फाइंडिंग ऑफ द अदर कॉन्टिनेंट्स लाइक अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया तक आए। तो एक तरफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी उसके अंदर रहेगा ना, मतलब जो वो सही है। सारे लोगों ने चलो कुछ ना कुछ बताया। अभी मैं थोड़ा इसको बिल्कुल लो प्रोफाइल पे रखता हूँ। डेफिनेटली ये अपने आप में एक अलग दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे अगस्त। ठीक है। सो सी देखिए, ये क्या था, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जब भी मैं पेन यूज करता हूँ ना, तो 1-2 मिनट के लिए ये स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, आई डो नॉट नो व्हाई। तो मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ। हाइलाइटर पे नहीं होती है, बट हाइलाइटर का फॉन्ट थोड़ा समझ में नहीं आता है। ओके, तो थोड़ा उसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ओके, सो बेसिकली था क्या ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप सभी लोगों के साथ? हाँ सर। ठीक है। तो नाउ सी, मैं अब आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, समझेंगे कि मैंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में क्यों बताया था। तो पहले कुछ नहीं था। सी, पहले एज ऑफ रिलीजन थी। एज ऑफ रिलीजन थी, रिलीजन था, लोग विश्वास करते थे या अंधविश्वास करते थे, जो भी था। उसके बाद ये एज ऑफ रीजन आई, रीजन, लॉजिक। तो ये जो रीजन, डेफिनेटली जब एज ऑफ रीजन आई उसके बाद ही आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। तो अब इसकी मैं पूरे बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा। तो ये जो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ये था एप्लीकेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, कोल। तो पहले सारे काम हाथों से ही होते थे, मशीन ने करना स्टार्ट कर दिया। इसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0 बोलते हैं। उसके बाद दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जब क्या आया? इलेक्ट्रिसिटी आई।
तो पहले आपकी सारा का सारा कोल वगैरह इस एनर्जी से होता था जो इतना एफिशिएंट नहीं था। उसके बाद सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी आई, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी आया, आपका कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म आया, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग थी ये और स्मूथ हो गई। इसके बाद आपका एक थर्ड और फेज आया, अभी जस्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये जो प्रेजेंट आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है, ये चल रहा है एज ऑफ, यहाँ पे रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। तो अब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो आपका उसमें रोबोटिक्स एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, मशीन लर्निंग है, तो वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है और पूरा ऑटोमेटेड होता जा रहा है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन, अभी ये आपका 4.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। नाउ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सी इंडिया ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडिया कभी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाया, हमने ये तीनों इंडस्ट्रियल वेव को मिस कर दिया, तीनों को हमने मिस कर दिया, हम कभी इंडस्ट्रियलाइज हो ही नहीं पाए। तो ये तीनों वेव हमने मिस कर दिए हैं ना। जब कोल बेस्ड हुआ था उस टाइम पे तो हम कॉलोनी थे, और उसके बाद से लेके अब तक हम इंडस्ट्रियलाइज ही नहीं हो पाए। इवन टुडे इंडियन सोसाइटी और इंडियन इकोनॉमी इज नॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड, और यही एक कारण है कि इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ क्यों है, हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ क्यों है। जॉबलेस ग्रोथ इसीलिए है क्योंकि हमारी देश की जो जीडीपी है उसका जो इंडस्ट्री से कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम आता है। अगर आप चाइना या फिलीपींस वगैरह कुछ ऐसी, साउथ कोरिया को देखेंगे, जापान को देखेंगे, तो एक ऐसा टाइम था उनकी इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 35% आपका मैन्युफैक्चरिंग से आता था। इंडिया के केस में कभी बढ़ा ही नहीं, हम कभी लिटरली 10% से ऊपर गए नहीं। और मैन्युफैक्चरिंग में सबको नौकरी मिलती है, एक गार्ड को भी मिलती है, लेबर को भी मिलती है, लेकिन हमने तो सर्विस सेक्टर अपना बूम करा दिया। सर्विस सेक्टर में हाई स्किल्ड लोगों को नौकरी मिलती है ना। फंडामेंटली मैं जिस कोर इशू पे आना चाह रहा था कि इंडिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की 3 जो बसेस थी उनको मिस कर चुका है। नाउ अब ये जो चौथी आपकी, इसको हम इंफॉर्मेशन एज भी बोलते हैं, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पावर्ड बाय इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन एज। अब ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इंफॉर्मेशन एज से पावर्ड है। अब ये नया फिनोमेना है जो 21st सेंचुरी में ही आया है। इंडिया शुड नॉट मिस दैट। तो ये मैं आपको बड़े थीम की तरफ ले जाना चाह रहा था। ऑलरेडी हम मेजर रेवोल्यूशन मिस कर चुके हैं, इसको हम मिस ना करें, तो इसीलिए डिजिटल इंडिया बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। नाउ डिजिटल इंडिया के बेनिफिट्स क्या होंगे यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, आप सभी लोगों को पता है, ये जस्ट इमेजेस स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद इसमें चैलेंजेस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन थीम आपको समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर, प्लीज गो ठीक है ना। तो अब अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, डिस्कशन में बोल रहे हैं, और आप सिर्फ डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक माइक्रोस्कोपिक व्यू से देख रहे हैं, तो शायद वो इतना इंप्रेस ना कर पाए कंपैरिजन टू कि आप इसको एक पूरा होलिस्टिकली देख रहे हैं कि हिस्ट्री में हमने क्या मिस किया। और ये अब अगेन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है। ओके, सो हो गया क्या? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, सो थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया था। सी, तो डिजिटल इंडिया के क्या क्या बेनिफिट्स है वही हम डिस्कस एक बार कर रहे थे और देखते हैं। सो डिजिटल इंडिया डेफिनेटली हम अपनी सोसाइटी को एम्पावर कर रहे हैं। सी लाइक पीएम दीक्षा, जहाँ पे हम डिजिटल लिटरेसी आपकी प्रोवाइड करा रहे हैं रूरल वुमेन को। रूरल एरिया में आप सी, जब भी आप रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट का एक जो कमी वो ये रह जाती है कि किसी भी देश के जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके अर्बन इलाके में होते हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। स्पेशली अगर आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो रूरल इलाके का एजुकेशनल एम्पावरमेंट नहीं होता है थ्रू ट्रेडिशनल वे।
लेकिन डिजिटल इंडिया ने वो क्वालिटी एजुकेशन रूरल लोगों तक पहुंचा दी है। लेकिन उसमें मेन इशू आता है आपका डिजिटल डिवाइड। आपने टर्म सुना है डिजिटल डिवाइड? यस सर। ठीक है, अब ये डिजिटल डिवाइड आता है तो डेफिनेटली आप सिटीज में बैठे हुए हो, आपके पास अच्छे फोन है, आपकी नेटवर्क कैपेसिटी अच्छी है, बट व्हाट अबाउट रूरल एरिया? सी, जब भी हमने कोविड देखा 2020 में, कोविड के दौरान कई बार ऐसी न्यूज आई कि एक बच्चा 5 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है एक माउंटेन की पीक के पास, सो दैट सिग्नल, उसको सेलुलर बेसिक सिग्नल मिल सके। तो यस, देयर इज अ डिजिटल डिवाइड। उसको एड्रेस करने के लिए ही गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेके आए थे, पीएम दिशा। नाउ डिजिटल डिवाइड के कई सारे इसमें इश्यूज हैं। पहला तो है कैपेसिटी इशू कि भैया आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है, आपके पास चीप डेटा नहीं है। लेकिन एक और बात है, क्या लोग एम्पावर है कि वो लोग यूज कर पाए डिजिटल टेक्नोलॉजी को? तो ये लोगों को डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम था। तो डिजिटल डिवाइड का वन ऑफ द इशू को ये चैलेंज कर रहा है कि लोगों को डिजिटली लिटरेट करें, सो दैट वो डिजिटल जो भी सर्विसेज मिल रही है उनको एक्सेस कर पाए। तो ये आपका हो गया पीएम दिशा, इसको याद रखना। देन माई गवर्नमेंट पोर्टल भी है। सी, नॉर्मली हमने देखा हुआ है कि गवर्नमेंट बहुत दूर लगती है लोगों से, लोगों को बहुत सारी पॉलिसीज के फीडबैक पता है। आप सभी लोग जितने भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जा रहे हैं, आप सभी लोगों को एक चीज पता है, सी, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कमेटियां बैठाती है, गवर्नमेंट बहुत सारी एक्टिविटी करती है उन बहुत सारी पॉलिसीज के इशू को पता करने में, लेकिन उस पॉलिसी के जो बेनिफिशियरीज है उनसे ज्यादा लैकुना कोई और नहीं बता सकता उन पॉलिसीज के बारे में। तो होता क्या है, हम बड़े बड़े एक्सपर्ट पैनल बैठाते हैं, लेकिन कई बार तब भी कमी रह जाती है। अगर हमें डायरेक्टली लोगों से फीडबैक मिल पाए और लोगों को डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल पाए, अगर हम गवर्नमेंट का एक कम्युनिकेशन चैनल लोगों से डायरेक्टली अगर हम बैठा दें, तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे माई गवर्नमेंट पोर्टल पे गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताती है। एंड इवन आप में से कितने लोगों ने माई गवर्नमेंट पोर्टल या ऐप कभी डाउनलोड किया है? हेलो, अरे बताओ ना, सुना है इसके बारे में कभी? सर डाउनलोड तो किया है पर चलता अच्छे से नहीं है सर वो। यार क्या बात कर रहे हो, मैं डेली इसका विजिटर हूँ। मान लिया ठीक है, हाँ, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली नहीं चलता, बट ठीक है, डिसेंट है। गवर्नमेंट मतलब कई बार सर जरूरत पड़ती है तो ऐसा होता है कि वो दिक्कत हो जाती है उसमें। और बाकी किसी ने यूज किया है? हाँ सर, Yes, मैंने भी sir. किया सर। ठीक है, ईपीएफओ खुल गई। एवरेज मार्क्स दे देंगे वो, तुम फीडबैक डाल देना, उस पे मेल कर देना, एज अ सिटीजन इतना कर सकते हो। सी, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि लोग भी पॉलिसी से रिलेटेड के सजेशन पूछे जाते हैं, लोग भी बता पाते हैं और लोगों को भी मिल जाता है। ये सारी पॉसिबिलिटी हो पा रही है डिजिटल एज में। डिजिटल एज से पहले कम्युनिकेशन के क्या चैनल्स हुआ करते थे गवर्नमेंट के पास? मीडिया हुआ करती थी, 24/7 न्यूज चैनल हुआ करते थे। उससे पहले क्या हुआ करता था? उससे पहले रेडियो हुआ करता था। तो जब आपने ट्रस्ट विद डेस्टिनी वाली जवाहरलाल नेहरू की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच सुनी थी, दैट टाइम रेडियो वाज द ओनली मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक। अब 24/7 न्यूज चैनल आ रहे हैं, सोशल मीडिया आ गया है, बट गवर्नमेंट का भी अब देखिए स्पेसिफिक ऐप आ रहा है, गवर्नमेंट आपसे कम्युनिकेट कर रही है। डेफिनेटली नया नया प्रोसेस है, बहुत सारे इशू होंगे, बट एटलीस्ट ये हो रहा है। सी, जब भी आप यहाँ पे इस बेनिफिशियरी की पावर को कम मत समझना। आपको भी टिस्ट में भेजेंगे, रूरल एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे, 6 महीने विलेज में भेज देंगे कि जाके आप देखो ये पॉलिसी कैसे काम कर रही है। लोगों को समझो, जो बेनिफिशियरीज है उनको समझो, गवर्नमेंट कैसे सर्विस प्रोवाइड करा रही है उसी को समझो। तो आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, इन गरीब लोगों से ही जाके डिस्कशन कर रहे हो और उसी से ही आप अपना एक प्राइमरी रिसर्च का डेटा गैदर कर रहे हो। तो किसी भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में सोशल सेक्टर में जो बेनिफिशियरीज है उनसे अच्छा कोई फीडबैक बता ही नहीं सकता। और तो यहाँ पे ये टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो लोग देखिए कैसे एम्पावर हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन लोगों को मिल रही है, लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है, एक्सेस टू एंटाइटलमेंट इंक्लूजन हो रहा है लोगों का, तो डेफिनेटली ये भी अच्छा है। देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो रहा है। सी, हमारे देश में कई बार ये पूछा जाता है कि भाई पॉलिटिशियंस की क्वालिटी इतनी खराब क्यों है? बहुत बहुत ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि 33% हमारे देश में जितने भी एमपीज हैं वो क्रिमिनल है। इवन ये जो आपकी 2019 वाली 17th लोकसभा है, 17 जो लोकसभा है 2019 में, इसमें भी 33% सीरियस क्रिमिनल्स है। तो आप
इसके लिए बहुत सारी आप राम कहानी सुना सकते हो, बट एक राम कहानी, एक भी फंडामेंटल हमारी सोसाइटी का इशू ये भी है, जो भी हमारे देश की यूथ है, जो भी उसका क्रीमी लेयर है, वो तो यहाँ पे जाता ही नहीं है पॉलिटिक्स में। और जब यूथ ही पॉलिटिक्स में नहीं जाता है तो जो बचे हुए हैं वो सारे लोग पहुंचते हैं। तो आज जो सुपीरियर लोग हैं वो तो जाते ही नहीं है ना, वो तो आपके आईआईटीज में चले गए, या उनको एमएनसीज में जॉब करना है, या ब्यूरोक्रेसी में जाना है। पॉलिटिक्स में तो आप जाने के लिए तैयार नहीं है, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, यूथ का जरूरी है, देश के हर एक लोगों का जरूरी है। जितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा उतना लोग गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएंगे, उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, उतनी ज्यादा बेटर पॉलिसी मेकिंग होगी। आप कितनी भी अच्छी पॉलिसी मेकिंग बना लो, लेकिन जब तक जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों पे वो पॉलिसी काम करेगी, जब तक आप उन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं कराओगे, कोई भी पॉलिसी अच्छी नहीं बनेगी। दैट्स व्हाई वी हैव द आइडिया ऑफ गांधी जी, ग्राम सभा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यही तो गांधी जी चाहते थे कि भैया पॉलिसी जो भी हमारे देश में बने वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपकी हेलीकॉप्टर शॉट ना हो, एयर ड्रॉप ना हो, वो आपकी बॉटम में लोग डिमांड करें और तब वो डिमांड ऊपर तक पहुंचे। ये हमारे देश की एक पॉलिसी का बहुत बड़ा लेकुना है। अब तक टॉप डाउन अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है, ऊपर से पॉलिसी बनती है और वो नीचे तक जाती है कि तुम्हारे विलेज में एक ये हॉस्पिटल बनेगा, लेट से। लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल, हमारा सारा गांव हेल्थी है, लेकिन फंड तो हॉस्पिटल के लिए आया है, इस फंड को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे लेकुनास हैं। क्लियर हुआ है सारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वाला? यस सर। यस सर। सी, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, हमें याद है, इट्स ओके, बट किसी को अगर लग रहा है कि नहीं है तो लिख सकते हैं। 33% क्रिमिनल्स हैं, यूथ पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। अब सारे अगर यूथ पॉलिटिक्स को गंदा समझेंगे तो ऐसी ही रहेगी, तो अच्छे लोग नहीं पहुंचेंगे। तो यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, तभी पॉलिटिक्स में इंप्रूवमेंट होगा। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये आप देखिए, ये सोशल साइंसेस की भी बात है। चलो इस पे अब मैं एक लंबी कहानी नहीं बताने जा रहा, अदरवाइज मैं आपको बताता कि सारे जो यूथ है वो साइंस में चला जाता है, बट साइंस को भी फंडिंग कौन करती है? पॉलिटिशियन फंडिंग करते हैं। तो सारे देश का, हमारे देश का जो यूथ है वो चला जाता है साइंस में, इसरो में जाएगा, डिफेंस में जाएगा, एमएनसीज में जाएगा, बट इस साइंस को भी फंडिंग कौन करते हैं? पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल साइंस। तो हमारे देश में जो सोशल साइंस की एजुकेशन है, ये डिफैक्टो फर्स्ट चॉइस नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द यूथ की, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्रीमी यूथ है वो यहाँ पे भी आए, मेडिकल और इंजीनियर ना बन के तुम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ो, जर्नलिज्म में भी जाओ, बट अभी तक सबको अपने बच्चों को क्या बनाना है? डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, डिफैक्टो चॉइस है। तो ये साइकोलॉजिकल और ये सोसाइटल इशू है। लॉन्ग टर्म में इसको चेंज करना है कि बच्चा जो बनना चाहे वो बने, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं। देश का सारा यूथ तो यहाँ पे चला गया, तो उसके बाद पॉलिटिक्स में इंफीरियर लोग आएंगे, और इंफीरियर लोग तुम्हें भी फंडिंग नहीं देंगे। ये आई डू नॉट नो आपको कितना समझ में आया होगा, बट ये एक बहुत ही डायनेमिक एक कंसेप्ट है। चलो ठीक है, तो भैया डिजिटल इंडिया से एम्पावरमेंट होगा, और डिजिटल एम्पावरमेंट सिटीजन का होगा, उससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। लाइक गवर्नमेंट ने यहाँ पे और भी कुछ किया हुआ है। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा करना है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया किया है। और मेक इन इंडिया से लेके मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, एक स्कीम भी गवर्नमेंट लेके आई थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। सुना है इसके बारे में आपने? यस सर। तो इसका एक मेन एम्फेसिस ये भी था, इस स्कीम का एक मेन एम्फेसिस इस पे भी था, इसमें ये भी है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी इसका एक थीम है, फूड प्रोसेसिंग उसका एक थीम है। इन दोनों को मत भूलना। इलेक्ट्रॉनिक भी है ना मेडिकल के, इसमें 10 सेक्टर है। मैं आपको 2 मेन सेक्टर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड प्रोसेसिंग, जिनकी हमें अभी डेस्परेट नीड है। डेफिनेटली हेल्थ केयर कुछ होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हेल्थ केयर सेक्टर कितना डेस्परेटली इंडिया को चाहिए, बट अगेन ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? थोड़ा लग रहा है कि आपके काम का है? यस सर। रुकिए, अभी मैं आगे चलूँ एक सेकंड बस। तो और गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडिया ने एक बीपीओ पोर्टल स्कीम बनाई, इसे छोड़ो, ये मेन ही बातें याद रखनी है। सी,
एक और भी चीज है, जब भी आप आए ना किसी भी स्कीम के बारे में देखें, ये देखिए कि वो स्कीम कितनी इंक्लूसिव है। किसी भी स्कीम के बारे में अगर देखा गया है, ये डायमेंशन हमेशा भूलनी होती है और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उनको पता होगा कि उनको वैसे तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारी डायमेंशंस फिंगर टिप्स पे नहीं है। उसके कारण जो इंटरव्यू में या डिस्कशन में एक बहुत ही प्रिसाइज वे में सारा कुछ बोलना होता है, वो बोल नहीं पाते, मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं। सो आपको कोई भी स्कीम हो उसकी वो कितनी इंक्लूसिव है, ये आपको ध्यान देना है। इंक्लूसिव इन द सेंस की जो सोसाइटी के बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए, वुमेन हो गई, माइनॉरिटी हो गए, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गए, उनके लिए आप कितना इंक्लूसिव कर रहे हो, प्लस रीजनल। तो डिजिटल इंडिया के जब भी बारे में बात करो, नॉर्थ ईस्ट को याद रखना। नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल अलग से बोल दो, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ट्राइबल इलाके हो गए, छत्तीसगढ़ वगैरह। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हमने किया। नाउ कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में आप सभी लोगों ने सुना हुआ है, सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर। अरे यार बताओ तो सही, सो दैट मुझे पता चले कि बताना है या नहीं बताना है। पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा बच्चों। कॉमन सर्विस सेंटर सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ नाम किसी ने भी? हाँ सर, नहीं सर। सुना है सर। सर सुना हुआ है। वेरी गुड। अब आप में से अगर कोई रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहा है, उसने कॉमन सर्विस सेंटर नहीं सुना हुआ, तो मतलब फिर कुछ नहीं पता। सी, कॉमन सर्विस सेंटर कुछ नहीं है, लगभग आई गेस कितने हैं, बहुत सारे हैं, 1000+ हैं या लाखों में होंगे, अभी नाम ध्यान नहीं है। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर कुछ नहीं है, ये रूरल लेवल पे आपको, अब एक रूरल में, गांव में एक व्यक्ति है, उसको कैसे ही गवर्नेंस सर्विस मिलेंगी। आपने पहले सुना होगा, आज से पहले साइबर कैफे होते थे, तो इस काइंड ऑफ साइबर कैफे है जहाँ पे गवर्नमेंट को, सारी गवर्नमेंट का ही है वो, यहाँ पे आपको सारी डिजिटल सर्विसेज मिलेंगी। तुम्हारा आधार बन जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट है वो आप अपडेट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की जितनी भी यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज है वो आपकी कॉमन सर्विस सेंटर में मिलती है। और कॉमन सर आधार अपडेट कराना हो, कोई भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल सर्विस चाहिए, क्योंकि वहां पे सर्विस देने कौन जाएगा, लोग तो इतने एम्पावर नहीं है कि उनके पास खुद वो गवर्नमेंट को एक्सेस कर पाए। तो ये एक मीडिएटर है, कॉमन सर्विस सेंटर। तो इसको याद रखना, डिजिटल इंडिया बोलोगे तो ये तो याद ही रखना है। ओके, और देखिए डिजिटल इंडिया एम्पावर करता है, ये जितनी भी एम्पावरिंग ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, इन सबको याद रखना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना हुआ है आप लोगों ने? हाँ 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 सर। ठीक है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज लाइक कि इंटरनेट से आपका फोन भी कनेक्टेड है, इंटरनेट से आपके घर का एक और अप्लायंसेस भी कनेक्टेड है, सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है। उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, इट्स लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ एग्री टेक, एग्रीकल्चर में क्या ऐसे आप टेक्नोलॉजी को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। सी, पहले क्या होता था, आज के टाइम में देखिए आप कितनी सारी चीजें सही हो गई हैं। अब एक फार्मर है और एक कोई पर्टिकुलर पेस्ट लग गया है उसकी क्रॉप को, तो वो क्या करेगा, उस पेस्ट का फोटो क्लिक करेगा, एक ऐप पे डाउनलोड कर देगा, गवर्नमेंट के पास हो जाएगा, साइंटिस्ट उसको स्टडी करेंगे और वापस उसको बताएंगे। कितना इफिशिएंट हो गया है। पहले क्या था, उसको पता ही नहीं है पेस्ट कौन सा है, वो बेचारा इधर उधर घूमता रहेगा, या जाएगा भी तो वो उसके आसपास कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है। तो आप एग्री टेक, नाउ फिनटेक, फिनटेक समझ में आता है? फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज, लाइक गूगल पे, पेटीएम, ये सारी फिनटेक कंपनीज हैं जो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फिनटेक मेनली इनको बोलते हैं, पेमेंट वालों को अभी हम बोल रहे हैं। लाइक आपका क्या है वो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट किससे करते हो, कौन सा ऐप है वो? क्रेड। हाँ क्रेड, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ फिनटेक। पीयर टू पीयर लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग, कि हम सभी लोग एक इकोसिस्टम का पार्ट है, और आप मानिए कि हम 50,000 मेंबर हैं, मेरे पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा, मैं तुम्हें लेंड कर रहा हूँ। कितना इफिशिएंट है। तो ये नई फिनटेक, नए जो इनोवेशन आ रहे हैं, कैसे लोन मिलेगा, तो ये सारा फिनटेक है, इसके लिए है। नाउ ब्लॉकचेन तुमने सुना ही होगा, पता होगा। यस यस। Now, then again, artificial intelligence, artificial intelligent, augmented reality versus virtual reality. Now, I will tell you one thing, very interesting thing. और तुम्हें पता चलेगा कि देखो अभी हम कितना पीछे। रॉ में ही है, मेरे कोई रिलेटिव है। नाउ, अब उनको क्या होता है कि वो मैप स्टडी करते हैं, ये फिर भाग गया, वेट करो ये। ओके, सो
तो कार्टोग्राफी में आपको मैप मिलते हैं, सैटेलाइट इमेजेस मिलती हैं, तो आप उन्हें स्टडी करते हो, इंडिया की नहीं बाहर की, पाकिस्तान की आप स्टडी कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने लेट्स से एक पावर प्लांट है, अब एक पावर प्लांट का उन्होंने तो सिर्फ मैप ही देखा है, समझ रहे हो मेरी बात? हेलो, पावर प्लांट की सर क्या, कैन प्लीज रिपीट अगेन? अरे सुनो, लाइक रॉ के जितने भी लोग हैं, एजेंट हैं, उनको पाकिस्तान पे स्पाइंग करनी है। अब पाकिस्तान को उनको पर्टिकुलर कोई पावर प्लांट दिख रहा है, अब पावर प्लांट होता कैसे उन्होंने सिर्फ इमेज में देखा है। तो हमारे देश में क्या करते हैं, रॉ वालों को प्रैक्टिकली ही 20 रॉ के लोगों को एक पावर प्लांट पे ले जाएंगे, वहां पे दिखाएंगे ऐसा पावर प्लांट होता है, सो दैट ऊपर से उन्हें जो स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं ये राउंड स्ट्रक्चर है, तो पावर प्लांट में एक इसका होता है। तो कैन यू इमेजिन उनको फिजिकली लेके जाते हैं, फिजिकली कितना इनएफिशिएंट है। बट यूएस वगैरह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल लर्निंग है, आप ग्लास पहनो और अपने रूम में ही 10 जगह घूम लो, सारा आपने प्लान विजिट कर ली। तो नेक्स्ट ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विजुअल लर्निंग है, सॉरी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी है, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और इसका फाउंडेशन डिजिटल इंडिया ही है। तो आप देखिए कि कितना इसका बड़ा एप्लीकेशन है। अभी समझ में आया थोड़ा? यस सर। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाएगा, ये सारे नए आइडियाज हैं। फ्यूचर जनरेशन जो आज का यूथ है उसको इन चीजों पे काम करना है। अब आज के यूथ को जो ये फ्यूचर जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, इन सब में ये डिजिटल इंडिया बेस है, लोगों को कैसे एम्पावरमेंट कर रहा है, आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहा है। और देखो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है मैंने बता ही दिया। नाउ अब देखिए गवर्नमेंट का एक मेन मैकेनिज्म सर्विस डिलीवरी भी है। गवर्नमेंट कैसे आपको सर्विस डिलीवरी देती है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैम आ गया, ये जैम ट्रिनिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, अगेन आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। सुना है जैम ट्रिनिटी के बारे में? यस सर। जनधन, जनधन, आधार, ये जितने भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जितनी भी ये डीबीटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, उन सबका बैकबोन ये जैम ही है। उसके बाद उमंग ऐप है। एग्रीकल्चर में भी देखिए आप ई-नैम, ई-नैम समझ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब ये अपने आप में पूरा टॉपिक ही है, बट अब समझ लो। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, इसको अब ये डायमेंशन तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, मतलब समझ लो। चलो हमारे देश में जितने भी केसेस हैं लोअर जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है। उनमें से जो 40% केसेस हैं वो लैंड टाइटल डिस्प्यूट में, लैंड टाइटल डिस्प्यूट के हैं। आप में से कोई अगर बच्चा विलेज से होगा तो उसने जरूर सुना होगा कि लफड़ा चल रहा है लैंड को लेके चाचा ताऊ या लार्जर फैमिली में। तो अगर आप सारे के सारे लैंड डेटा को डिजिटलाइज कर देंगे तो आप बहुत बड़े लेवल पे इसको कम कर सकते हैं, जुडिशरी को अनबर्डन कर सकते हैं। तो ये है। इसके बाद हेल्थ में देखो, ई हॉस्पिटल, नेशनल हेल्थ स्टॉक। हेल्थ का आज के हमारे देश में आपकी और हमारी कोई प्रोफाइल नहीं है, अदरवाइज होना क्या चाहिए, नेशनल हेल्थ हम एक डेटा बना रहे हैं कि अभी क्या होता है, आप जाओ, आपने लोकल कोई एक्सरे करा दिया, सीबीसी करा लिया, फिर बड़े हॉस्पिटल में जाओ वो इसको नहीं मानेगा, डॉक्टर के पास रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक बंदे की लाइक आधार कार्ड एक हेल्थ आईडी बन जाएगी। ये आई डू नॉट नो, हेल्थ के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इसके बारे में सुना है नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट दैट। एक आपकी हेल्थ के लिए आईडी बन जाएगी और फ्यूचर में आपके साथ जो भी होता है, आप डॉक्टर लाल पैथ लैब पे जाओ या कहीं भी जाओ, सारा डेटा इसमें पहुंच जाएगा। तो कैन यू इमेजिन कि आज से 10 साल के बाद हमारे देश के सारे लोगों का इतना डेटा है, और उसमें अगर हम बिग डेटा एनालिसिस करें तो हम कितने सारे डिजीजेस को पता कर पाएंगे, कितनी हमें हिस्ट्री पता चल पाएगी। तो ये एक फ्यूचर अगेन हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत बड़ा है। इतना डेटा मिलेगा, उस डेटे को आप माइन कर करके नए नए पैटर्न फाइंड कर पाएंगे, और लोगों को भी क्या होगा कि एक अच्छी हेल्थ सर्विस मिलेगी, मल्टीपल खर्चे नहीं होंगे, तो और भी उसके बहुत सारे फायदे हैं। Got it? Okay sir. That digital locker, e-code. So see, डिजिटल इंडिया में बोल रहा हूँ ना, तुम देश का कोई भी इशू लाओ, एग्रीकल्चर और डिजिटल इंडिया दोनों में फिट बैठ जाएगा। एग्रीकल्चर तो 99 में बैठेगा परसेंट में, डिजिटल इंडिया हर इशू में आ जाएगा। तो यही है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना किसी भी चीज से, फिट करो कि डिजिटल इंडिया को कहाँ पे उसमें डालोगे, कि डिजिटल इंडिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये सारी चीजें स्मार्ट चीजें होती है। अब आपको कुछ भी नहीं पता, एक कोई भी वो इशू पूछ ले देश का, एक डिजिटल की डायमेंशन डाल पाओगे, नहीं डाल पाओगे? हाँ सर। यस। सी अल्टीमेटली जब भी आप एक जीडी में हो, ग्रुप डिस्कशन में हो, या आप एक इंटरव्यू में हो,
अल्टीमेटली आर्ट ये नहीं है कि हाँ, ये भी आर्ट है कि आपको जो आता है आप उसको कैसे बताओ। अल्टीमेटली इससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो चीज आपको नहीं आती हो, जिसके बारे में कुछ भी आइडिया ना हो, वो पूछा गया है, उसमें आप ऐसा कुछ बोले जो विच मेक सेंस। ओके, ठीक है ना, तो ये आर्ट और भी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ये काम करेगा, आपको ये ध्यान रहेगा, ये तो डिजिटल इंडिया है, तो कहीं ना कहीं आप उस डायमेंशन को डाल ही देंगे। ओके नाउ, अब डिजिटल इंडिया में भाई हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो मेन अभी इसके चैलेंजेस भी बताऊंगा, पर बेनिफिट बता रहा हूं। तो इसमें आपको फिर क्या चाहिए? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हार्ड चाहिए। भारत नेट में हम ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल रहे हैं सो दैट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को हम बढ़ा सकें। और लोगों को वो सर्विस कहाँ पे मिलेगी? कॉमन सर्विस सेंटर। ये है ना 3.5 लाख है शायद, 3.5 लाख। ये 3.5 लाख मुझे ज्यादा लग रहा है, पर चलो ये डेटा मैं बताऊंगा, क्योंकि 6.5 लाख तो हमारे देश में विलेज है। अब हर दूसरे विलेज में एक कॉमन सर्विस सेंटर है ऐसा नहीं है, पर चलो जितने भी होंगे कॉमन सर्विस सेंटर याद रखना है। उसके बाद डिजिटल स्टैंडर्ड आप तय करें। मोबाइल सर्विस ऐप, ये जो डेटा वेटा दे रहे हैं, चलो इसको भी छोड़ना। अब मैं इसके चैलेंजेस बताऊंगा, तो थोड़ा ये समझ में आया ना। ये सारी जस्ट क्लास ओवर होते के साथ ही मैं इमेजेस शेयर कर दूंगा, तो टेंशन ना ले। बट इनके बारे में मैं जो बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा हूँ जो इनमें मेंशन नहीं है, उसको ध्यान दें। ये क्लियर है बच्चों आपको? यस सर। यस सर। किसी को पूछना है, बताना हो? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं। आई डू नॉट नो सेकंड वाली इमेज कौन सी होगी। चलो ठीक है, बिल्कुल सही आ गई, डिजिटल इंडिया चैलेंजेस। ओके, सो डिजिटल इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो अब देखिए क्या क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ ई सर्विस। कितनी सर्विस है जो अवेलेबल है? तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ई सर्विस, सर्विस ही नहीं है। स्लो रेट ऑफ एडॉप्टेशन है बाय स्टेट गवर्नमेंट। हमारे देश में आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर भी बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो रही है, लेकिन जब आप स्टेट गवर्नमेंट में जाते हो तो उनका डिजिटलाइज होने का रेट बहुत कम है। और नाउ वाइडर वेरिएशन अक्रॉस स्टेट्स, तो बहुत सारे स्टेट्स में बहुत वेरिएशन है, यानी कि इनइक्वालिटी है। सिचुएशन ऑफ गुजरात इज गुजरात वर्सेस अगर आप बिहार देखेंगे तो मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सरकार ज्यादातर सर्विस आपको मिलती नहीं है, और स्लो रेट ऑफ एडॉप्टेशन है, और बहुत ज्यादा वेरिएशन है। नेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो यस इट्स अ इशू। नाउ साइबर सिक्योरिटी एक है, हैकिंग हो जाती है, सेफ्टी ऑफ डेटा है, और ट्रैकिंग कोई आपकी कर रहा है, राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 में। समझ में आया? सर अभी बीच में वो व्हाट्सएप का कुछ आया था, वो भी इसी के साथ लिंक। प्राइवेसी है, सब प्राइवेसी प्राइवेसी। ओके। सी नाउ इस इंफॉर्मेशन एज में, इस ये जो इंफॉर्मेशन एज चल रही है, इसमें एक शिफ्ट आ रही है। नॉट कि लोग बता के कर रहे हैं, बट देयर इज अ नीड टू रीडिफाइन द डिफाइनेशन ऑफ प्राइवेसी। ठीक है ना? अब लोग खुद ही स्टेटस पे डाल रहे हैं कि आई एम इन सीपी विद गरिमा एंड 99 अदर्स। तो अब वो बेचारा खुद ही डिक्लेयर कर रहा है, लोकेशन भी डाल रहे हो, फोटो भी डाल रहे हो क्या पहन के गए हैं। तो प्राइवेसी की ऑलरेडी, अगर आप 20 साल 30 साल पहले जाते तो ये एक्ट इटसेल्फ इज अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। तो अब नई प्राइवेसी की डिफाइनेशन इवॉल्व करने की जरूरत है इस इंफॉर्मेशन एज में। ठीक है ना? अब आप देखिए कि कुछ लोगों ने अपनी कार का नंबर डाल रखा है, घर डाल रखा है, अपने सारे दोस्तों को बता रखा है मेरे दोस्त है। कुछ लोगों ने वहां पे हेट कमेंट करके ये भी बता रखा है हमारे दुश्मन है। तो ऑलरेडी इस पब्लिक, सभी लोग अब पब्लिक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, तो प्राइवेसी तो रही नहीं है इस इंफॉर्मेशन एज में। समझ में आ रहा है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या बोला? कभी कभी तो जो रिकमेंडेशंस आते हैं ना, कोई भी अच्छा मतलब नया लोकेशन जाने के बाद होटल्स के वगैरह, वैसे रिकमेंडेशंस भी थोड़ा मतलब ऐसा डाउटफुल ही लगता है कि वो भी प्राइवेसी ऐसा ही। तो ये है कि अब ब्रॉडर यही है। चलो प्राइवेसी अपने आप में एक नया इशू है, बट तो डिजिटल इसमें सिक्योरिटी को लेके चैलेंजेस हैं। उसके बाद भी रेगुलेटरी, हमारे देश में अभी सर कोई रेगुलेटर ही नहीं है, पुअर रेगुलेटरी फ्रीक्वेंसी है, कुछ रेगुलेटर ही नहीं है। कोई भी ऐप गूगल पे आ जाएगा, वो बोलेगा मुझे डाउनलोड करो, और वो तुम्हारा डेटा लेके जा रहा है। हर एक
कोई रेगुलेशन ही नहीं है, सिस्टमेटिक इशू है, इनोवेशन नहीं है, कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट है। ये बोल देना तुम, ये दो बातें बोल देना, ये और ये। हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक डिपार्टमेंट कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तो गवर्नमेंट की कोई कोहेसिव पॉलिसी नहीं है। देन डिजिटल लिटरेसी देखो, डिजिटल लिटरेसी का ही तो कमाल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गया। अब आप देखिए, आप बड़े लोगों को देखेंगे, उनको इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसा लगता है 100% ट्रूथ है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट डीप फेक्स। डीप फेक्स सुना है आपने? डीप फेक्स, ये सुना है टर्म? नहीं सुना है? हाँ सर, सुना है सर। डीप फेक्स का मतलब ये है कि आपको मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि सारे देश में दंगे कर दो, और वो मोदी जी नहीं है, वो जस्ट उनकी सी एक वीडियो को टेम्पर करना, वो तो हो गया छोटी सी बात, बहुत छोटा सा खिलौना हो गया। आप इस लेवल पे टेम्पर कर देते हैं कि वो सच ही लगे ऑलमोस्ट 99.9%। तो लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो ऐसे में जहां पे लोग इलिटरेट नहीं है, कोई भी गलत वीडियो फैल जाती है, उससे लोग इतना सोशल सिक्योरिटी को लेके इशू हो जाता है। तो डिजिटल लिटरेसी नहीं है। और एक और चीज याद रखना, अगेन जैसा मैंने बोला इंक्लूसिव, एक बोल दिया रीजनल इंक्लूसिव, दूसरा है सर रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट है। सर ये इस समझ पे में अभी, आया? हाँ इस पे एक रिसर्च हो रहा है ना अभी, एक मैं एक देखा था रिसेंटली, सिम्फनी इन केओस, मतलब वो ट्रेंड और साइकोलॉजी को समझने के लिए कि ये सब जो थ्रेड्स चलते हैं ना, जो जैसे व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, सब पे चल रहे हैं, और सब लोग सिंक हो जाते हैं, एक ही में सिंक हो जाते हैं, एक ही कमेंट करते हैं, और उससे हेट जो स्पीच होता है वो और ज़्यादा एक्सप्लेट होता है। तो उसको लेके रिसर्च हुआ है, और उस पे रिसर्च कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है। उसको बोलते हैं केओस इन सिम्फनी इन केओस, ऐसा जो कोई भी है, करके। देखिए आप इन्हीं डायमेंशंस के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, बट आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक और इंक्लूसिविटी का पैमाना यह है कि कंटेंट रीजनल लैंग्वेज में कितना अवेलेबल है। अभी तक आप देखिए यूट्यूब पे आपको इंग्लिश और हिंदी में सारी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। धीरे धीरे करके रीजनल प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन हर एक रीजनल लैंग्वेज में इतना कंटेंट नहीं है। एग्री करते हो इस बात से या नहीं? हेलो? हाँ हाँ सर। हाँ, तो ये भी डायमेंशन डालना कि भैया रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल हो। सी गूगल ने भी अब रीजनल लैंग्वेज में सारी सर्च देना पहले से भी देता था, बट कुछ सर्विस अभी स्टार्ट की है, आई डू नॉट नो, बट कुछ सर्विस अभी पर्टिकुलर स्टार्ट की है। सर अभी तो ये, सर इसमें वो भी बोलना है कि मतलब रीजनल के लिए भी, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मुंबई में हमारा मतलब अमेजन का जो मराठी का नहीं आ रहा था, तो वो मराठी का भी डाल दिया है लोगों ने, तो हाँ उसके लिए बिल्कुल। सी हाँ, याद आ गया, मैं यही बताना चाह रहा था, सॉरी, वो गूगल नहीं था, अमेजोन था। देखिए अमेजोन आप अमेजोन, अमेजोन अब से पहले कितना इंक्लूसिव नहीं था, सारे इंग्लिश में आइटम थे। अब एक जो हिंदी वाला व्यक्ति हिंदी पढ़ के कुछ खरीदना चाह रहा है, वो नहीं खरीद सकता, सिलबट्टा जैसे हुआ, उसको इंग्लिश नहीं पता। तो अब देखिए कितना अमेजोन भी कितना इंक्लूसिव करने की कोशिश कर रहा है। नाउ आप गवर्नमेंट का ऐप देखो, माई गवर्नमेंट ऐप देखो, आई डाउट कि वो बहुत ज्यादा लैंग्वेज में होगा। तो आप अगर हिंदी और इंग्लिश में ही आ रहे हैं, तो देश की आधी पॉपुलेशन को तो आपने ऐसे एक्सक्लूड कर दिया, समझे ना? हाँ सर। उसके बाद है सर डिजिटल एसेस, कि भैया लैपटॉप नहीं है, अफोर्डेबिलिटी, मोबाइल डेटा महंगा है, कनेक्टिविटी। उसके बाद इंटरनेट, ब्रॉडबैंड स्पीड, सरकार कुछ कर रही है। डिजिटल इंक्लूजन कितना है, डिजिटल डिवाइड है। और उसके बाद अदर है लाइक ई वेस्ट। अब देखो इसको एनवायरनमेंट से भी जोड़ दो, ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। अब हमारे देश में इस ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया है। नॉर्मली कौन करते हैं, पुअर लोग, वो हाथ से इसको ई वेस्ट को क्या बोलते हैं, रिसाइकिल करते हैं। तो रिसाइकलिंग का भी हमारे देश में फॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये नया चैलेंज है। उसके बाद फाइनेंशियल एंड एचआर, ह्यूमन रिसोर्स का क्रंच है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या होगी आधार और प्राइवेसी को लेके, तो वो भी है। जुडिशरी बोल दे कि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो एक नया चैलेंज है। आप कैसे बैलेंस करोगे, एक साइड आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, दूसरी साइड लोगों की प्राइवेसी है। ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। अब डिजिटल इंडिया पे कोई भी उसकी ब्रॉडर डायमेंशन समझ में आ गई ना? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए तब तक।
नो ये भी चलो एक अच्छा है कि देखिए किसी भी, ये 2 मिनट में मैं पढ़ा दूंगा, बहुत सारी बातें तो ऐसी है जस्ट आपको पता है यहाँ पे। अब मैं अगेन दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के से कि आप सभी लोग, कुछ नए भी स्टूडेंट है जो अगले साल लिखने वाले हैं, वो भी इन चीजों को समझे। बट अभी मैं ये मान रहा हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग अभी बेसिक नॉलेज है, बट वो ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इशू में क्या बोले, क्या वो इशू है, ठीक है ना। तो उनके लिए अदरवाइज ये बड़ा डिटेल में समझाना होता है, पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। सी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पैरामीटर है कि देश में इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाओ, पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो पहले तो सरकार भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए और प्राइवेट सेक्टर भी बढ़े, दोनों से हम चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, फॉरेन प्लेयर हो सकते हैं, आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी, अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट अब आप कैसे कर सकते हो, और गवर्नमेंट भी बढ़ाए, प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ाए। गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा, जब टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ेगा। अभी हमारे देश की जीडीपी मानो 3 ट्रिलियन की है, लेकिन सरकार का, सेंटर और स्टेट का मिला के 18% टैक्स मिलता है हमें बस, कुछ देशों में 25 भी है। तो ये सरकार का टैक्स कलेक्शन आप बढ़ाओ, वो कैसे बढ़ेगा, जब टैक्स पे करना इजी होगा। रैशनलाइज करो टैक्सों को, 50 बार टैक्स ना लो, सिंपल करो सो दैट लोग ज्यादा टैक्स दें। और जीएसटी में कुछ और रिफॉर्म कर दो, अभी जो कमी आ रही है। मतलब ऑल ओवर पैसा तब आप इन्वेस्ट करोगे, ये वो है कि सरकार के पास पैसे को बढ़ाओ। सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा तो सरकार ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, समझे। हाँ सर। अब दूसरा ये भी बोलेगा कि इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी तो सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये विशियस साइकिल है। इन्वेस्टमेंट होगी, उससे ग्रोथ होगी, ग्रोथ से फिर सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन से सरकार के पास इनकम बढ़ेगी, सरकार फिर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये विशियस साइकिल ही है। तो ये तो सरकार के लिए सजेशन दे देना। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स को पकड़ के लेके आओ। अब ये मत जाना टेक्निकल है, तुम बता नहीं पाओगे। स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे ध्यान दो, कुछ स्पेशल सेक्टर पे ध्यान दो, मेक इन इंडिया पे ध्यान दो। ये चैंपियन सेक्टर, हमने 10 ऐसे सेक्टर को चैंपियन माना है जिनमें ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत है, तो इनमें ध्यान दो। कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर है जिनको इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है बाहर, उन पे ध्यान दो। तो कुछ और आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये एक हो गया। और आप डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए, जो भी पीएसयूज हैं, सरकारी कंपनियां, उनको बेचिए जो लॉस में चल रही है। अगेन ये अपने आप में एक पूरा बहुत बड़ा इशू है, तो इसको समझे बिना इसको मत बोलना, क्योंकि आपने बोल दिया वो आपको इस इशू पे ले जाएगा कि एयर इंडिया को बेचना चाहिए या नहीं। तो जब तक आप उसको उसमें सॉल्व नहीं होंगे, क्लियरिटी नहीं होगी, ये मत बोलना। बट ये एक वे है। उसके बाद हमारे देश में देखिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है बहुत सारे सेक्टर में। तो जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट है उनको रिव्यू करो, अच्छी पॉलिसी बनाओ सो दैट प्राइवेट सेक्टर आए। ये 5-6 मेन पॉइंट्स है, आप बोल सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, ठीक है। हाँ सर। कोई और इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है? होगा नहीं कुछ पूछने के लिए, बट स्टिल यू वांट तो यू कैन। हेलो सर। हाँ जी बताइए सर। सर बोल रहा हूँ जो 10 सेक्टर चैंपियन सेक्टर है उसका कुछ नाम मेंशन कीजिए ना, कौन कौन सेक्टर है। कौन सा सर? चैंपियन सेक्टर गूगल गूगल करो, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और सर वो जो पीएसयू जो है, पीएसयू अगर हमको क्वेश्चन पूछेगा कि पीएसयू बेचना चाहिए या नहीं बेचना, हम बोलेंगे है उसका पोटेंशियलिटी, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको बेचना चाहिए, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए सर? सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा से बताओ ना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर बोल रहा हूँ कि पीएसयू सेक्टर अगर क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा कि पीएसयू सेक्टर बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, अगर मेरा आंसर होगा उसके बेचना चाहिए, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए सर? वो सबसे पहली बात अब ये कि आंसर्स, एक मैं आपको जनरल वो दे रहा हूँ कि बहुत सारे आंसर्स यस या नो में नहीं होते। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है सर ये कर लो तो कर लेना, अदरवाइज दिक्कत, ठीक है ना। तो ये वही वाला कैटेगरी वाला है, यस या नो में 90% आंसर नहीं होते। ओके। सोशल साइंस में तो बिल्कुल नहीं होता। ये बोल दो कि सर आप बेच देना, लेकिन इस तरीके से बेचो कि करप्शन ना हो, सरकार की इनकम बढ़े, दैट इन्वेस्टमेंट में लीड टू दिस, तो कर दो। ये वही वाली बात है कि तो वो घुमाना होता है, इसलिए तुम्हें किसी को कुछ नहीं पता। अदरवाइज 20 साल से हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर नहीं है कि बेचना है नहीं बेचना है,
कैन यू इमेजिन कि 20 साल से हमारे देश में एक से एक महान पॉलिटिशियंस आए, एक से एक महान ब्यूरोक्रेट आए, और वो हजारों लोग डिसाइड नहीं करते हैं। और तुम और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं 5-5 साल 2-2 साल पढ़ के, और तुम और हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यस सर। ठीक है ना? तो बट ये है कि वो कभी इशू में पढ़ाऊंगा जब भी आता है टाइम। ओके सर। अब सुनो, ये मेरे पास ये मतलब ये आपको मोबाइल टेढ़ा करके देख लोगे ना, कोई इशू तो नहीं है? हेलो? हाँ सर। ठीक है ना? तो सब मोबाइल या टैब है तो टैब को आप उल्टा घुमा सकते हो, मोबाइल है तो लैपटॉप है तो उसको भी आप कर सकते हो। देख लेना ना कि अब आप एक्सपोर्ट पे फोकस करना है इनकम को बढ़ाने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है? अगर आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें तो सबसे पहले देखो एक्सपोर्ट को कैसे हम बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रांग होगी। तो उसके लिए कुछ आंसर है। पहले आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करो। जैसे सरकार ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया हमारे देश ने, बट ये बोल रहा है कि ऐसी ग्रुपिंग का पार्ट बनो। BBIN है, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ आशियान कंट्रीज है, इनके साथ अपने आप को इंटीग्रेट करो, बिम्स्टेक में जाओ। ये बोल रहे हैं कि रीजनल ग्रुपिंग का पार्ट बनो, अपने आप को इंटीग्रेट इकोनॉमिकली करो। उससे करोगे तो तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उसके बाद लेबर रिफॉर्म को थोड़ा ठीक करो। हमारे देश में दिक्कत क्या है? लेबर में आज भी हायर एंड फायर की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर सकते, और लेबर बहुत शॉर्टेज हमारे देश में चलता है। उसके दोनों ही है, लेबर को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो बिजनेसमैन है उनको कॉस्ट ज्यादा आती है। ये अपने आप में अगेन एक पूरा इशू है। लैंड रेगुलेट करो। हमारे देश के जो बिजनेसमैन है उनको सबसे महंगे रेट में लैंड खरीदने को मिलती है, तो लैंड इजीली अवेलेबल कराओ, क्योंकि हमारे देश में लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी है कि वो बेचेंगे नहीं। और 2013 के बाद से तो रेट इतने बढ़ गए हैं। कांग्रेस एक लॉ लेके आई थी, चलो ठीक था, फार्मर को भी उनका ड्यू मिलना चाहिए, बट इससे आपकी इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और फिर आप इंटरनेशनल मार्केट में एफिशिएंट नहीं होते। तो लैंड को भी आप सस्ते रेट में अवेलेबल कराओ। कैसे कराओ वो सरकार देखे कि भैया फार्मर को भी अच्छे पैसे मिल जाएं और बिजनेसमैन को भी सस्ते में मिले। अगर आप फार्मर को बोल दो कि तुम्हारी को 2 करोड़ रुपए हम पर हेक्टेयर देंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले को तो फिर वो इंडिया में है ही क्यों, बाहर ही चला जाएगा। लैंड इतनी एक्सपेंसिव है और मिलती भी नहीं है। तो लैंड में रिफॉर्म करो। चाइना में तो लैंड आपको इतने सस्ते में मिल जाती है कि बिजनेस का प्रपोजल लेके आ जाओ, फ्री में भी दे देते हैं। इंडिया में देखो कितना महंगा है। इसके बाद फिर कुछ ये स्पेशल कॉरिडोर है। आपने सुना है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? सुना है नहीं सुना है आप में से कुछ लोगों ने? यस सर। यस सर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं जो बॉम्बे को दिल्ली से टच करेगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रेट का, जो गुड्स है आपकी उनको इजीली बहुत इफिशिएंट वे में ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। आसपास लॉजिस्टिक हब है, पूरी इंडस्ट्री आसपास सेटअप होगी, तो बहुत इफिशिएंट वे में आप दिल्ली से लेके बॉम्बे तक आसपास एक पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट आप डेवलप करेंगे। इसको जापान फाइनेंस कर रहा है। 2000 इस बजट में बोला है 2022 तक बन जाएंगे। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, ग्रेटर नोएडा से पास हो रहा है और काम बहुत स्पीड से चल रहा है। मतलब ग्रेटर नोएडा में रेल की जो ट्रैक है वो बिछने स्टार्ट हो गए हैं। तो यू कैन इमेजिन। ये रेलवेज वाला है या रोडवेज वाला है? सर ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें रोड भी बनेंगे आपके, अच्छा। रेलवे के ट्रैक भी बनेंगे, आसपास इंडस्ट्रियल हब भी बनेंगे, लॉजिस्टिक हब बनेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जापान का जाके देखना, जापान फाइनेंस कर रहा है। हाँ वो तो पता है सर। तो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो इसी के अंडर? ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई के। ये सारे पास पास ही डेवलप हो रहे हैं। अच्छा। ये सारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। इन सबको इंटीग्रेट करके देखा जा रहा है। डेफिनेटली उस लार्जर प्रोजेक्ट का DMIC एक अलग सेपरेट विंग है, ये सेपरेट विंग है, बट हॉलिस्टिकली हम दिल्ली और बॉम्बे के बीच में रेल चैनल, रोड चैनल और आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट, लॉजिस्टिक बेल्ट पूरा ये आसपास डेवलप करना है। ठीक है? यस। और ये बोल रहे हैं सर टैरिफ को रैशनलाइज करो। कुछ देश से हम आते हैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव टैरिफ लगाते हैं तो ट्रेड नहीं हो पाती। इफिशिएंट लॉजिस्टिक, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने में जो भी आपकी कॉस्ट लगती है वो लॉजिस्टिक। हमारे देश में अगर आप दिल्ली से एक प्रोडक्ट को कोलकाता भेजें, और दिल्ली से अगर आप एक मतलब चाइना में आप सेम कॉस्ट में 3 किलोमीटर दूरी पे सामान को भेज पाओगे चाइना में, सेम कॉस्ट और कम समय में भेज दोगे। यहाँ पे चलो मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ। ये इंडिया का मैप देखा थोड़ा सा?
दिखा इंडिया का मैप? नहीं दिखा? देखा है सर। दिख गया ना आपसे? चेन्नई हमारे देश की इंडस्ट्रियल बेल्ट है और ये यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल मिलता है। तो ये सच में नितिन गडकरी का इंटरव्यू था, वो सेइंग कि मैंने इन बिजनेसमैन से बात करी कि भाई ये मटेरियल हमारे देश में अवेलेबल है बंगाल में, आप वहां से क्यों नहीं मंगाते? दे आर सेइंग कि सर बंगाल से आने में इसको लग जाते हैं कम से कम 10 दिन, 10 डेज। आज अगर मैं ऑर्डर करूंगा बंगाल में किसी के पास, वो उसको पोर्ट तक लेके जाएगा, फिर पोर्ट से वो शिप में लोड होगा, फिर शिप चलेगी, यहाँ तक आएगी, 10 दिन में मेरे पास कंसाइनमेंट पहुंचेगा। आज अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, अगले 2 दिन के बाद मेरे पोर्ट पे चाइना से आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट का रेट छोड़ो, ये कितना जल्दी आया है ये बताता है तुम्हारा लॉजिस्टिक कितना अच्छा है। समझ में आया लॉजिस्टिक? अब यस सर। हाँ सर। ठीक है ना? तो हमारा लॉजिस्टिक में भी मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स है बहुत कि, बट हमारे देश में आप देखो कि अगर आप यूरोप में ही हो, आप अगर यूके से किसी फ्रांस की सिटी में जाना चाहते हैं, आपको इतना जबरदस्त ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा कि आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इंडिया में देखो आप कैसे जाते हो, ठीक है ना? तो वो हमारे देश में, अब यहाँ पे मैं ह्यूमन की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गुड्स की बात कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन हमारे देश में अब से पहले जो ट्रक थे वो दिल्ली में पार होके निकलते थे, जिनको लेट से, जिनको यहाँ से कलकत्ता से चंडीगढ़ जाना है, पंजाब जाना है, वो दिल्ली से निकलेंगे और दिल्ली से वो निकलते थे, दिन में एंट्री नहीं होती थी, रात को उनको निकलना पड़ता था। तो आप में से कुछ लोगों ने, अब तो पेरिफेरल हमने बना दिया है, दिल्ली को बाईपास कर दिया चारों साइड से, बट अब से 3-4 साल पहले आप में से कोई रात को दिल्ली में निकलता था, ट्रक ही ट्रक लगे रहते, और वो ट्रक उन्हीं नॉर्मल रोडों से निकलते थे जिन पे नॉर्मल ट्रैफिक आता है। तो आप देखिए कि कितना अटक अटक के ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दिन में आप पार ही नहीं कर सकते कैपिटल को, अब तो आपने पेरिफेरल बना दिया। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी है सर। लॉजिस्टिक में बहुत सारी चीजें, रोड हो गया आपका, रोड नेटवर्क हो गया आपका, पोर्ट से कैसे आप ट्रेन में लोड कर रहे हो, कैसे ट्रकों का मेंटेनेंस है, रोड की क्वालिटी कैसी। आप यूएस के ट्रक देखो, यूएस के ट्रक 100 की स्पीड पे चलते हैं, हमारे यहाँ के ट्रकों की एवरेज स्पीड है, एवरेज ये वो वाली स्पीड नहीं है ये जो मीटर में दिखती है, वो है कि प्रैक्टिकली कितने में चल पा रहे हैं। हमारे देश के 35 पे चल पाते हैं, समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। अगर कुछ लोगों को लगे कि ये ज्यादा डीप में हो रहा है तो मुझे बता देना, मेरे लिए तो ये भी, मुझे तो मतलब ये लग रहा है कि मैं तुम्हें कम भी बता रहा हूँ, बट अगर लग रहा हो तो बता देना, ठीक है? इसके बाद आप देखिए और आपको क्या करना है, देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी कॉम्पिटिटिव को बढ़ाओ और कुछ स्पेशल सेक्टर्स पे फोकस करो। लाइक आप लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि हमारे देश में एक ही तो हमारे पास सरप्लस है लेबर, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो लेबर इंटेंसिव है, फूड प्रोसेसिंग, कुछ स्पेशलाइज सेक्टर पे फोकस करना है जिनको आप बेच पाए। देन ये, तो ये इतना आपका हो गया। मुझे किसी को पूछना है, एक और लास्ट कराता हूँ कोई और, हालांकि टॉपिक तो मेरे पास और भी है अभी, बट एक और ही करा पाऊंगा। कुछ आपको पूछना है तो बताइए अभी। सर एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो वही मुझे पूछना था कि इसका सब नोट्स वगैरह हमको ग्रुप में मिले हैं क्या व्हाट्सएप यार पे? ये जो मेरी इमेजेस हैं ये मैं अभी 2 मिनट में भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है? इनको देखिए। सॉरी वॉइस ब्रेक हुआ, क्या बोले आप? ये मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। ओके ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अब क्या आता है यार, ये हेल्थ वाला मुझे तुम्हें बताना था, बट चैलेंजेस ऑफ ये हेल्थ केयर सेक्टर वाला बताऊं क्या अभी? हाँ सर चलेगा। आप में से कोई हेल्थ वाला? यस सर। यार ये मैं बड़ा हॉलिस्टिकली बताने वाला था, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था। चलो ठीक है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, ये हेल्थ केयर सेक्टर की 3-4 स्लाइड है, 3-4 इस तरीके की डायग्राम। अभी ये बहुत फंडामेंटल है, हालांकि इस डायग्राम पे आने से पहले मुझे बहुत बैकग्राउंड बताना पड़ता है। हेल्थ तो अपने आप में एक स्पेसिफिक थीम है। देखो एक चीज आपने नोटिस करी, डिजिटल इंडिया को मैंने 15 मिनट में भी ऐसे करके बता दिया, लेकिन उसकी हर एक डायमेंशन को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो आप ये समझ सकते हो कि वो आराम से 2-4 घंटे तक चल सकता है, समझे ना? हाँ सर। तो ये हेल्थ वही वाला टॉपिक है जो आपको कम से कम 2-4 घंटे तक चलना था,
बट अगेन अब मैं आपको, क्योंकि टाइम कम है और अभी मैं इसको बता रहा हूँ तो थोड़ा कम करके बताऊंगा, लेकिन कम में भी इतना बता दूंगा कि काम चल जाएगा। ठीक है? ओके सर। यस सर। और आप में से जितने भी लोग हैं, किसी को अगर कोई स्पेसिफिक चाहिए कि ये है तो वो बता सकते हैं। उन सबको स्पेसिफिक मैं इसी तरीके के मेरे पास जो है ऑलमोस्ट हर एक चीज पे आपको वो डायग्राम से बताएंगे, सो दैट आप समझ पाए। चलो ठीक है, मैं ये बताता हूँ। नाउ एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है, हेल्थ क्या होती है, हेल्थ केयर क्या होता है। डेफिनेटली स्टार्ट में ऐसे ही करता हूँ, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ केयर, उसके अलग डायमेंशन, बट अब उतना करने का टाइम नहीं है। तो एक लेमैन लैंग्वेज से क्या क्या भी इशू फेस कर रहा है हमारे देश का हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें बहुत सारी यहाँ पे माइक्रो मैंने कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। और ये मानो कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये आपको लग चाहे छोटा रहा हो, ये बहुत डिटेल में है। ओके सर, दिख रहा है? हाँ सर। देखिए, पहला तो इशू ये है कि फंडिंग ही कम है, बड़ा जेन्युइन सा इशू है, पैसे ही नहीं, फंडिंग कम है हेल्थ केयर सेक्टर में, फंडिंग कम है, सारी चीजें कम होती है। अभी हमारी जीडीपी का टारगेट है 2.5% कि हमें जीडीपी का हेल्थ पे खर्च करना है। प्रैक्टिकली देखें तो 1 पॉइंट के आसपास है। इस बार के बजट में वो 1 पॉइंट से ऊपर गया है, क्योंकि 36,000 करोड़ हमने वैक्सीन वगैरह के लिए भी डाल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ऊपर गया। अदरवाइज अभी भी अंडर फंडेड सेक्टर है। तो पहली तो बात ये नॉर्मल सी बात है कि पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है। ज्यादा पैसा होना चाहिए, ज्यादा डॉक्टर होने चाहिए, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ बेड्स होने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ सिंगल हेल्थ रेगुलेटर। ये बात, कोई हमारे देश में हेल्थ रेगुलेटर ही नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप देखो, अगर आप एक जेपी हॉस्पिटल में जाते हो, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो, दे विल से कि अगर ये वाली सर्जरी करानी है तो 15 लाख का पैकेज है, ये वाली करानी है तो 20 लाख का पैकेज है। उन्होंने हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। सारे हॉस्पिटल ऐसे ही अपनी सर्विसेज को बेचें, पैकेज करें, प्रॉपर आपसे रेट लें। तो हेल्थ केयर सिस्टम में अगर आप रेगुलेटर देखते हो तो है ही नहीं कुछ। आपका पेशेंट अंदर चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। अब वो 20 लाख की दवाई लगा दे, 30 की लगा दे, कितना आपसे चार्ज कर ले। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो होना चाहिए। समझे नहीं समझे आप? जब आप किसी भी सर्विस के लिए पे करते हो तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे एक रेगुलेटर है जो इन सारी चीजों को ध्यान में रखता है। आप किसी भी बैंक में जाते हो, बैंक आपको सर्विसेज अच्छे से दे रहा है। सर्विस क्वालिटी इंक्रीज करने में एक तो काम हो गया कंपटीशन है। कंपटीशन, अगर बच्चे इस मार्ग में नहीं पढ़ रहे, कॉम्पिटिटर अच्छा सर्विस दे रहा है, तो इस मार्ग को रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये हो गया कंपटीशन। बट देयर शुड बी अ रेगुलेटर जो ऊपर बैठ के उनसे रिफॉर्म करा रहा हो, लाइक इन केस ऑफ आरबीआई। समझे? हाँ सर। यस सर। और आप में से पता है क्या करना है? अगर आपको कोई भी डायमेंशन क्लियर ना हो ना, जस्ट ये गूगल पे टाइप करो, इफेक्ट ऑफ रेगुलेटर इन हेल्थ केयर सिस्टम। 1-2 आर्टिकल आ जाएंगे, समझो, उसके 1-2 पॉइंट लिख लो, खत्म। ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। ऐसे करके चलना है। ओके ओके सर। इसके बाद आप देखो डिफिशियंसी इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सर हेल्थ का जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस नहीं है, 20% कम है। डायग्नोस्टिक वैल्यू चेन्स की कमी है। बेड कितने हैं? 1 बेड है पर 1800 पर्सन। ये रेशो अपने आप में बहुत कम है। इक्विपमेंट्स की कमी है, प्राइमरी हेल्थ केयर की कमी है। तो कोर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी कमी है। रीजन क्या है? एडिकेट फंडिंग नहीं है। अब आप एक भी चीज बोलोगे, फंडिंग गवर्नमेंट करती है, लेकिन प्राइवेट भी तो है, प्राइवेट सेक्टर भी तो क्यों नहीं आता? अब प्राइवेट सेक्टर आता है, आप देखिए हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स मेनली आपको स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिलेंगे। आपको प्राइवेट कोई प्राइमरी वाला नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा। प्राइमरी आप नहीं देखोगे कि अपोलो बेसिक चीजों की सर्विसेज दे रहा है। तो ये तो प्रॉफिट मोटिव है, ये सुपर स्पेशलिटी में जाएंगे, नॉर्मल में आते ही नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्वेस्टमेंट सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ने जो इन्वेस्टमेंट की है। और अब चलो इसकी एक और मैं डायमेंशन बताऊंगा। हेल्थ केयर का मतलब एक होता है क्यूरेटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव का मतलब है कि आप बीमार पड़ जाओ,
के बाद हो। तो जब भी हम एक हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम ये थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि मेरे शहर ग्रेटर नोएडा का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास है, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल है, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, कुछ भी दिक्कत हो जाएगी 2 मिनट में ऑपरेशन कर देंगे। दैट्स अ वन डायमेंशन। बट भाई यहाँ तक पहुंचना ही क्यों है? मैं बीमार ही क्यों पड़ूं? मुझे बीमार पड़ने से पहले आप रोको। तो आपकी वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और हमारे देश में इस प्रिवेंटिव पे कोई बात नहीं करता। लोगों का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, लोगों की हाइजेनिक स्टैंडर्ड अच्छे होने चाहिए। कोविड पड़ रहा था तो ये बात बोला कि वो बहुत अच्छे लोगों ने आईआईटी कर लेकर बात भी सही था कि इट टेक्स अ पेंडेमिक टू टीच इंडियंस हाउ टू बी हाइजीनिक। एक पेंडेमिक लग गया तब लोगों ने ये सीखा कि भाई हाथ सैनिटाइज करने चाहिए, बाहर से अगर आए हो वो पहले भी करने चाहिए थे। बट इंडियंस ने तो अब सीखा है सैनिटाइजेशन का मतलब सैनिटाइजर से नहीं, नॉर्मल साबुन से भी आप हाथ धो लो तो भी सैनिटाइजेशन हो गया। हैंड वॉश कैंपेन हमारे देश में चल रही है, क्या लगता है कि यूरोप में ये भी कैंपेन चल रही है? दैट्स अ कॉमन सिविक सेंस। बट नहीं, लोगों में ये बिहेवियर भी होना चाहिए, लोगों में हाइजीन होना चाहिए, आपकी वाटर क्वालिटी अच्छी हो, लोगों का लाइफ। हार्ट अटैक आप देखिए, लोग ओवरवेट है, खुश हो रहे हैं, अगर आप उनसे बोलो तो बोलेंगे कि आप हमें बॉडी शेम कर रहे हो। बट इट शुड नॉट बी, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अब आप लोगों को साइकिलिंग आप प्रमोट कीजिए, फिट इंडिया मूवमेंट सी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, फिट इंडिया मूवमेंट। तो ये मेन थीम है ये। अब आप बोलोगे कि अब किसी से, आप में से किसी बच्चे से हेल्थ केयर के बारे में पूछ लिया और वो यहाँ पे ही अटका पड़ा है, नंबर ऑफ बेड बता रहा है, नंबर ऑफ डॉक्टर बता रहा है, इस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, यानी कि उस बच्चे को हेल्थ के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। तो आपको इन डायमेंशन पे ज्यादा एम्फेसिस करना है। वो तो क्यूरेटिव है, एक बार बीमार पड़ जाओ तो क्यूरेटिव फिर तो हो ही जाएगा, प्रिवेंट करो ना होने से। प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर में आपको कैसे करना? आप देश में फिट इंडिया, लोग फिटनेस की तरफ आगे जाए, लोग साइकिल से ट्रेवल करें। आप देखिए अगर स्टूडेंट साइकिल से ट्रेवल कर रहे हो, फिट तो रह ही रहे हो, साइड बाय साइड आप ग्रीन, कितना ग्रीन है। तो आप इस तरीके की बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो ये तो समझ में तो ये होता है, अगर आपने कम पढ़ा, हेल्थ की एक डायमेंशन को ही बताते जाओगे, हेल्थ का मतलब डॉक्टर और आपके सामने हॉस्पिटल ही आते रहेंगे और वो प्रॉपर नहीं। ठीक है, अब समझ अगेन क्लियर होते जा रहे हैं कंसेप्ट या डाउट आ रहे हैं? नहीं सर। यस सर। हाँ तो बताइए, डाउट आ रहे हैं या क्लियर वाला था? यस सर, क्लियर है, क्लियर क्लियर। अगेन अब ये देखो, ये एक मैंने बहुत छोटा सा ही बताया बट ये अपने आप में बहुत बड़ी पिक्चर बोला है। शॉर्टफॉल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सब शॉर्ट फॉर्म है, और बेसिक से ले लो, सबसे नीचे बॉटम पे हेल्थ केयर का ये पिरामिड है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का। सबसे नीचे आशा वर्कर आती है, सुना होगा आपने। तो आप में से हेल्थ वाले कौन से हैं, पहले ये बताओ जिनको हेल्थ पर्टिकुलर। हाँ तो आशा वर्कर के बारे में सुना है मैडम आपने? यस सर। तो विलेज लेवल पे आशा वर्कर आपको रूरल इलाके में तो मिल जाएंगी, अर्बन इलाके में वेयर इज आशा वर्कर या आशा वर्कर का काउंटर पार्ट कोई नहीं है। yes. आशा वर्कर की शॉर्टेज है, देन नर्सेज की शॉर्टेज है, रेशियो है 1:16 है, फिर डॉक्टर नहीं है, फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, और सबसे बड़ी बात फैकल्टी की कमी है। आपने क्या बीडीएस किया हुआ है, क्या किया हुआ है? सर बीडीएस करा है। बीडीएस किया हुआ है तो कितनी क्वालिटी ऑफ फैकल्टी कैसी है आपकी मेडिकल में? लगता है ना कि कमी है। यस सर, यस। फैकल्टीज की कमी है। एक बार किसी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर चला जाए तो टीचर चला जाए, डॉक्टर उसको रिप्लेस करने में 2-2, 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। प्लस एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रेडियोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इन सब की कमी। तो ये जितना भी हेल्थ केयर का हमारा प्रोफेशनल्स है इनकी कमी है, और इसका मेन रीजन ये भी है, एजुकेशन भी है। हेल्थ केयर जो एजुकेशन है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। तो एक जो कम, जिसका हेल्थ केयर सेक्टर को लेके बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू है, वो छोटी छोटी बातें बताएगा। जिसका मेजर व्यू है वो हेल्थ केयर एजुकेशन के बारे में बताएगा कि सर यहाँ से डॉक्टर नहीं निकल रहे, कोई इशू ये, समझे? यस सर। अब इसमें भी देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है क्या क्या इसमें दिक्कत है भैया। एक तो शॉर्टफॉल है इनकी, दूसरा है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है ये? यस सर। रूरल में अर्बन में ज्यादा है, रूरल में तो है ही नहीं। प्लस अब एक और चीज है, मेडिकल कॉलेज का जो कंसंट्रेशन है वो इन्हीं फ्यू स्टेट्स में है, लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर आप जाके गूगल करके अपनी केस स्टडी करना, यू विल फाइंड कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और साउथ के ज्यादातर लोग वो मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप हमारे नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो इतना नहीं है।
आप देखिए कि इवन नंबर ऑफ हॉस्पिटल चेन्नई में तो मतलब है, मेरा दोस्त ही है अभी चेन्नई में, ये वो सेइंग कि यार हर कोने पे तो यहाँ पे हॉस्पिटल है बट स्टिल यहाँ पे भी कमियां हो रही हैं। तो वहाँ का हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आर वेरी हाई इन साउथ इंडिया। तो मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे कंसंट्रेशन जाता है इन 4 स्टेट में। तो रीजनल डिस्पैरिटी भी आ गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल और अर्बन का, उसके बाद इन सब की शॉर्टफॉल है। ठीक है, यस सर। ओके सर। अगर मैं ये वाला भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे पास हेल्थ केयर सेक्टर से अगर मैं मतलब ये मैं आपको अभी भी जितना डीप में जाना चाहता हूँ ना, अभी 40% लेके गया। मैं भी कैन इमेजिन कि 100% में पढ़ाऊंगा, एक गारंटी की इसके बाहर कोई पूछ के दिखाए तो कुछ बचेगा नहीं। ओके, नाउ इनएडिक्वेट हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिलती हैं सर। मेजर फोकस जो भी है वो कम्युनिकेबल डिसीजेस पे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम इग्नोर कर रहे हैं। ओके। बट अभी क्या हो रहा है, सी जो कम्युनिकेबल डिसीजेस थी ये बेसिकली होता है पुअर सोसाइटी में, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं आपकी लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं, जब लोगों की लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। लेकिन अब सुनने में ये ज्यादा खतरनाक लगता है, कम्युनिकेबल डिजीज, टीबी हो गया, ये हो गया, ऑल्दो टीबी इज वेरी डेंजरस, नाउ अगेन कोविड इज वेरी डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज, बट अगर आप नंबर ऑफ डेथ देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ज्यादा है। बट हमारे सॉरी हाँ, बट जो मेन फंडिंग है वो किधर जा रही है, कम्युनिकेबल डिजीज पे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे एक, अब आप देखिए एक अच्छा बच्चा ये भी बोलेगा, जैसे एक देश की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, लोगों का वर्किंग स्टाइल इवॉल्व होता है, उनकी हेल्थ केयर जो स्पेशलाइज्ड नीड है वो इवॉल्व होती है। लेकिन हमारे देश में जो हमारी अप्रोच है वो स्टैटिक है, वो डायनेमिक ही नहीं। अब आप देखिए हमारे देश में लाइफ स्टाइल डिजीज होता जा रहा है, लोगों को डायबिटीज होती जा रही है, हार्ट रिलेटेड इश्यू होते जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ये थोड़ी ना दोगे तो क्यों, ठीक है हम हर कोने पे एक डॉक्टर बैठाएंगे जो हार्ट की सर्जरी करेगा, ये थोड़ी ना होगा कि हर मेट्रो स्टेशन पे एक हॉस्पिटल होगा कि हार्ट अटैक आए 2 मिनट में आपको ऑपरेशन हो जाए। दैट्स नॉट द वे। अल्टीमेट तो इसका मेन यही है कि आप लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज कराएं, फूड हैबिट चेंज करें, सब कुछ इस पे तो ध्यान है ही नहीं। अभी थोड़ी बहुत कैंपेन चलती है, सी 1 सेकंड का वेट करता, मुझे चार्जर में लगा रहा हूँ। ओके। या ठीक है, कुछ पूछना है, कोई डाउट आया? तो ये अब एक बच्चा हेल्थ केयर सेक्टर में इसको भी हमेशा हाईलाइट करेगा, इंडियाज स्ट्रेटजी टू डील विद कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसमें मेजर रिफॉर्म की जरूरत है, नहीं है? यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद अगेन रीजंस है, फिर डिले इन रिक्रूटमेंट हो रहा है, लो सैलरी आ रही है और हाई वर्कलोड है। अब सी अब इससे होता क्या है, सी अब कोई नहीं बोल रहा इस टाइम पे, कोविड के टाइम में सब बोल रहे हैं ये है वो है, किसी ने साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ जो डॉक्टर्स की है, मेडिकल स्टाफ की है, उसके बारे में कोई इशू उठ रहा है अभी? है ना, आप सभी लोग घर में बैठे हो डर के, कोरोना ना हो जाए, सभी लोग घर में डिप्रेस हो रहे हो, जो एज हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है वो भी ह्यूमन है, उनकी भी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगी। तो उनकी साइकोलॉजिकल नीड के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, और उनपे फालतू का वर्कलोड और आ रहा है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितना लो सैलरी और हाई वर्कलोड है, उनपे हाई प्रेशर आ रहा है। उनकी मेंटल टूल का क्या, उनकी मेंटल हेल्थ का क्या? ये तो बिलीव करते हो ना कि एक डॉक्टर जो मेंटल पेशेंट्स को ट्रीट करता है वो भी मेंटली अनस्टेबल हो सकता है या नहीं? यस है ना, आप बीइंग फ्रॉम दैट प्रोफेशनल, आप भी शायद कभी मतलब ऐसे केसेस आपने सुने होंगे। तो इट्स वेरी कॉमन यार, वेरी ह्यूमन है, तो बहुत पॉसिबल। तो अब यहाँ पे भी आपको देखना है नाउ, एक्सेसिव फोकस ऑन क्यूरेटिव हेल्थ केयर रेदर देन प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव करेंगे सर,
प्रिवेंटेटिव तो कुछ है नहीं, बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि भाई कार नहीं, अब साइकिल से स्कूल जाओ, ये करो वो करो, बट वो लैक ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च में आप देखो क्या है, जो नई रिसर्च आ रही है, इंडिया ने क्या दिया है, जेनेटिक्स में हमने क्या दिया है, स्टेम सेल में हमने क्या दिया है, नैनो टेक्नोलॉजी से हम कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने क्या किया है, तो उसमें भी हम अभी पीछे हैं। ओके, यस सर, देन अनअफोर्डेबिलिटी। अब मेजर ये भी है, अब हेल्थ केयर सर्विसेज भी अच्छी दे दो, लेकिन वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। अब इसमें देखो, अब ये सारी चीजें, अब ये मेरे अब के नोट्स नहीं है, 2 साल पुराने नोट्स है। कैन यू इमेजिन, ये 2 साल पुराने नोट्स है, उस टाइम पे ये इतना डिटेल में पढ़ रहे थे, जो आप सारे लोग अभी अब सुन रहे हो कि वैक्सीन है। वैक्सीन तो हम बनाते हैं, लेकिन क्रिटिकल इंपोर्ट होता है। देखो 85% ऑफ क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन मेडिकल वो हम इंपोर्ट करते हैं, और 75% मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करते हैं। तो एक ऐसा देश जो अपने मेजर मेडिसिन बना रहा है, उसका जो 85% क्रिटिकल इनपुट है उसको इंपोर्ट कर रहा है, और मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट कर रहा है, तो आप कैसे अच्छे में हेल्थ केयर आप दे पाओगे, जब आपकी हेल्थ केयर का जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है वो ही इंपोर्ट पे बेस्ड है। नाउ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हमारे, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर समझना, हमारे देश के मेजोरिटी ऑफ दी ऐसे लोग हैं कि अगर उनके 2 लाख रुपए ट्रीटमेंट में आए, तो 60% ऑन एन एवरेज उनको लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है 1,20,000। और इंश्योरेंस में ओपीडी को कवर नहीं करते हैं। देखो ये कितना नॉर्मल सा बात बता दिया। अब आप बोलोगे कि सर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाओ, अच्छी बात है, बट इंश्योरेंस की जो सर्विसेज है उनमें भी रिफॉर्म की जरूरत है, ओपीडी को कवर नहीं करते हैं, है ना? यस सर, हाँ सर। देखो इसमें वे फॉरवर्ड था, क्या करना है, ईज ऑफ फिजिकल रिजिड, चलो ये तो राइट क्वालिटी, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस, सब आगे सारी चीजें ठीक है। डॉक्टर की भी जो हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं, कैसी देते हैं, अच्छी नहीं देते कोई सी। अब कोई हेल्थ केयर वाले हैं तो उनको इमोशनल नहीं होना है बिल्कुल। मैं एक टीचर हूँ, कोई डॉक्टर है, अल्टीमेटली इस मॉडर्न टाइम में ऑल ऑफ वी आर सर्विस प्रोवाइडर, और अगर हमारी सर्विस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू ग्रीवांस रेड्रेसल, मैकेनिज्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। तो यहाँ पे अब नॉट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कुछ कि क्या आपको सर्विसेज देनी है, डॉक्टर आएगा ये लिख देगा, दूसरा वो लिख देगा। सीरियसली मैं भी बता रहा हूँ, मेरा एक पेट है और उसको लेके मैंने 2 डॉक्टर ग्रेटर नोएडा में बदले। उन्होंने मुझे रेफर करा कि कहाँ जाओ, दिल्ली में जाओ, नाम नहीं ले रहा। 3 बार मैं उन डॉक्टर के पास गया हर 15 दिन पे, ग्रेटर नोएडा से, स्पेशली अपने पपी को लेके। उसने भी फिर मुझे रेफर किया कि सर मैक्स में जाओ। मैक्स में उन्होंने उनका फालतू में हार्ट का इको कर दिया, और कोई लेना देना नहीं था, मैं मना कर रहा था क्योंकि भाई हार्ट सही है, मतलब वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको लिंच कर दूं। और अभी तक वो उस बेचारे पेट की हालत खराब है, और रेड रेसल किसी ने मिला ही। अगेन हेल्थ केयर है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, आई नो मैनी, बट जो प्रॉपर अगर यहाँ पे लैक ऑफ किसी ने ट्रीटमेंट किया है, तो देयर शुड बी कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, पैनल मैकेनिज्म होना चाहिए हर एक के लिए। कोई चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई टीचर हो, कोई भी हो, ऑल ऑफ वी आर सर्विस प्रोवाइडर, और एक लेवल की सर्विस हमसे एक्सपेक्ट की जाती है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें कोई वो नहीं। अब इसमें जो प्रोफेशनल वाला है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं बच्चे, बट ये सारे प्रोफेशनल के लिए जैसे जैसे आप फॉर्मलाइज होते हो। अब ये समझ में आया सारा? यस सर। सॉल्यूशंस बताने का टाइम नहीं है, या चलो बताओ क्या करूं, बताओ सॉल्यूशंस? यस सर, बता दो। हाँ सर, शॉर्ट में बता दीजिए। यार मेरा है ना, उसमें वो शॉर्ट वाला बढ़ाना होता नहीं है, बट चलो फिर भी ट्राई करता हूं। जैसा आपको जैसा जो बताना बता दो। आप में से कितने लोग हैं जिनको हेल्थ केयर वाले हैं और अभी मतलब इमीडिएटली इस चीज की जरूरत है? यस सर, एक है शिल्पा, बाकी चलो ठीक है, मैं जल्दी से थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है? यस सर। और ये मैं शेयर कर दूंगा। ये 5th इमेज थी ना, बताएगा कौन सी इमेज थी नंबर? नो सर।
नहीं पता। तो फिफ्थ थी आई गेस। ये फिफ्थ हम, चलो मैं देख ही रहा हूँ, ये नहीं होगी तो सिक्स। ये फिफ्थ ही थी, फिफ्थ हम डिस्कस कर चुका, मुझे सिक्स चाहिए। यही है ना, ये अभी आपको नॉर्मल ऐसे लग रहा है तो ये वैसा लग रहा है, अगर इसी की अच्छी सी पीपीटी बन जाती ना तो ये मतलब बहुत जबरदस्त होता है। नहीं सर, काफी समझ में आया सर, काफी अच्छा लेक्चर। हाँ सर, पूरा पूरा यस सर। मेरा पहला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, लेकिन अच्छा ही हुआ। अरे ये अच्छा सुनो, ये अब मैंने डाउनलोड कर ही लिया, वो वाला मिल जाएगा, ये अरेंज नहीं थे। अच्छा एक और चीज आप याद रखना, ये मैं आइडिया, जब भी आपसे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करने की आए कि आप बताइए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टेट कैसी है, तो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, रोड इतना है, रेलवे इतना है, पोर्ट इतना है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडर है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं फिजिकल में, आप देखिए कि स्मार्ट सिटीज आपके यहाँ पे है नहीं, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, अर्बन कैसा है, फिर डिजिटल के बारे में बताइए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनेट सर्विसेज कैसी है, ये सारा। वाटर के बारे में आप बताइए, सॉलिड वेस्ट मैन, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आप बताइए, दिस इज आल्सो इन। फिर ट्रांसपोर्ट है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए, टेलीकॉम बताइए, हाउसिंग बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए कि एजुकेशन कैसा है, स्किल कैसा है, हेल्थ कैसा है, स्पोर्ट्स कैसा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब भी बात करते हैं अपने आप को नैरो डाउन ना करें, ये बहुत ही ब्रॉड हो, ठीक है। यस सर। अभी इन सब में हमें डिस्कस करने के लिए बहुत सारी बातें थी, बट अब कभी और करेंगे आगे। मैं आप लोगों को ये सिक्स में थी ना। ये सर आगे चलो, ये वाला हेल्थ वाला, हेल्थ की दो है यार, हेल्थ की तो अभी ज्यादा है, ये है एक है और एक और है, तीन है। चलो सर ये शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। ये शेयर करने के लिए और भी बहुत सारा है, हेल्थ पॉलिसी है, गवर्नमेंट की सारी स्कीम है, पूरा मतलब हेल्थ यस केयर का मेरे पास 30-40 पेज का ऐसा है कि वो फिर उससे बाहर कुछ नहीं है, वो बहुत हाई क्वालिटी है। आइए चलो, एक्सेसिव फोकस ऑन क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे फोकस करते हैं। मैंने एक डेटा लिखा था पर मैं अब भूल गया, यहाँ पे 51% है कुछ, ये मिस है, अदरवाइज पूरा डेटा था मेरे पास। पुअर फोकस ऑन प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव पे तो हम फोकस करते ही नहीं। अब उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब आप सिर्फ प्रिवेंटिव पे फोकस कर रहे हो, क्यूरेटिव पे आप फोकस करते ही नहीं। तो ये क्या करता है, सबसे पहले आपकी प्रिपेयर्डनेस को कम कर देता है फॉर इमर्जिंग एंड डिजीज पेंडेमिक्स के लिए, क्योंकि आपका सीधा ध्यान सिर्फ वहां पे ये है कि हार्ट के लिए ये करना है, वो करना है, वो करना है। जब आप प्रिवेंटिव पे जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें देखेंगे कि इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है। देखिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आप, स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है, स्विट्जरलैंड, अगर वहां पे न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, न्यूक्लियर अटैक अगर आप स्विट्जरलैंड में कर दे, वहां के हर घर के में एक बंकर है, हर घर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब वो बंकर होता है। आई एम 90% श्योर कि वो उसी रीजन से था, बट मे बी रीजन ये हो सकता है अर्थक्वेक आता हो, बट कैन यू इमेजिन कि वहां पे हर घर में बंकर है, लोगों को ड्रिल्स कराई जाती है स्कूल्स में बचपन से कि न्यूक्लियर अटैक हो गया तो आपको कैसे करना है, आपको किसके पीछे जाना है, कैसे आपको कपड़ों को वॉश करना है। तो अगर एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है स्विट्जरलैंड में कंपेयर टू एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है बॉम्बे में, यहाँ पे डेथ रेशो ऑलरेडी बहुत कम होगा, सारे लोगों को पता है हाउ टू बिहेव। नाउ कोविड अब आई है, अब आज के बाद अगर ये 10 साल के बाद अगर ये आएगा ना, 10 साल तक कंटिन्यू रहा, तो आज के 5 साल के बाद आगे वाली जनरेशन ऐसी पैक होके चलेगी, पता चल रहा है कि सबके घरों में पीपीटी किट है, घर से निकलने से पहले पीपीटी किट है, सैनिटाइजेशन की वो लगी हुई है, वॉशरूम है जहाँ पे आप सैनिटाइज हो जाते हो, मतलब काइंड ऑफ। तो आप इतने रिफॉर्म हो जाओगे, इतना मैकेनिज्म डेवलप कर लोगे कि ये वायरस भी फिर देखेगा कहाँ से एंटर। यहाँ पे अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, स्विट्जरलैंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, जापान की बहुत सारी सिटीज है, अगर सुनामी वहां पे आती है, अर्थक्वेक आता है, तो लोग प्रिपेयर्ड है, बचपन से ही उनको ऐसी एजुकेशन मिली है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पैंडेमिक और डिजीज फैटल हो सकता है, बट वो कितना फैटल होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस हेल्थ केयर ने, उस देश का हेल्थ केयर कैसा है और उस देश ने कैसी प्रिपेयर्डनेस कर रखी है। आप देखिए कि जापान वगैरह डेवलप वहां पे देख रहे हैं तो लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, हमारे देश में अभी भी डर के ही कर रहे हैं,
तो जब आप ज्यादा इस पे ध्यान देते हो क्यूरेटिव पे तो आप प्रिवेंटेशन को भूल जाते हो, और उसमें अगर जो नया डिजीज आ गया आप उसको भी सिर्फ क्यूरेटिव ही उसको सी। अब आप इसमें ही देखिए, कोविड में लॉकडाउन प्रिवेंटिव है, समझ में आ गया, लेकिन अभी हम किस एस्पेक्ट पे ज्यादातर बात कर रहे थे, क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव के लिए सरकार ने कुछ किया था लेकिन लोगों ने फॉलो ही नहीं करा। हमारे देश में देखो ना कितना वीक मैकेनिज्म है प्रिवेंटिव के लिए, कि देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है बार बार कि भैया मास्क पहन लो। सी इट इज अ सेमफुल सिचुएशन कि 2000 का आपको चालान पे करना पड़ रहा है कि आप मास्क नहीं पहन लो। इट इज नॉट अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ एजुकेटेड कंट्री कि लोग अपने आप में ही मास्क पहने। यूएस वगैरह में आप डेवलप में देखो चालान वहां पे भी है, लेकिन 90% लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये है कि क्योंकि हमने अभी तक क्यूरेटिव पे ही ध्यान दिया है, yes. तो प्रिवेंटिव पे भी ध्यान देना है। प्रिवेंटिव भी एक हेल्थ केयर का मेजर पार्ट है, तो इसलिए जब नया डिजीज आता है तो उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ क्यूरेटिव। ये बात अभी आप कनेक्ट कर पाए, अभी हमारी पेंडेमिक से भी हम डील कर रहे हैं, तो मेजरली हम किस पे फोकस कर रहे हैं? क्यूरेटिव पे। क्यूरेटिव, और क्यूरेटिव तो तुम्हारी कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है ना। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या रहा, लोग अच्छे तो वो भी आपको करना है। ओके, तो एक ये हो गया। उसके बाद क्या होता है सर? देखो बर्डन होता है। भैया प्लीज, कोई बोलना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था। नहीं सर, वो बोल रहा था कि प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों पे मतलब एकदम फोकस करना चाहिए रहेगा ना, मतलब हर बार स्टेबल हेल्थ। अगेन सी मेन एम्फेसिस प्रिवेंटिव पे हो, क्यूरेटिव पे भी फोकस करना है। आप प्रिवेंटिव इज लाइक कि आपको कोल्ड हो ही ना, कोल्ड होने के बाद वो ट्रीट हो जाए, इस पे भी ध्यान देना है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इस पे भी हमारे देश में ये इग्नोर किया गया है। ओके, और तुम क्या चाहते हो किसी नॉर्मल, मैं ये बताना चाहता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है कि उसको हार्ट डिजीज होने के बाद दुनिया का बेस्ट हॉस्पिटल मिले, या हार्ट डिजीज हुई ना सरकार की एनर्जी कहाँ पे लगनी चाहिए? तुम क्या सोचते हो एज अ कॉमन मैन? वही ना। हाँ, तो ये ना प्रिवेंटिव पे लगनी चाहिए। हमारे देश में पता है क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सब लोगों को वो चीज हुई होती है ना, सारे लोग एक चीज को कर रहे होते हैं, तो वो सी कैन यू, कोई भी मुझे डिफाइन करेगा व्हाट इज कॉमन सेंस? व्हाट इज कॉमन सेंस? कॉमन सेंस मतलब वही बोल सकते हैं जैसे अभी प्रिवेंटिव, वही बोलते हैं ना, प्रिवेंटिव ही अच्छा है मतलब। तो भाई कॉमन सेंस कुछ नहीं है, जिसको मेजॉरिटी लोग बिलीव करती है वो कॉमन सेंस है। क्या कॉमन सेंस सही है? नहीं। क्या कॉमन सेंस सही हो सकता है? शायद। क्या गलत हो सकता है? हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी जिसमें बिलीव करती है वो कॉमन सेंस, वो कॉमन एक आइडिया हो जाता है, वो मेन स्ट्रीम आइडिया हो जाता है। अब हमारे देश में क्या है, सारे लोग फैटी हो रहे हैं, तो हाँ ये भी कॉमन है। सारे लोगों को शुगर हो रहा है, हाँ ये भी कॉमन है। सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, हाई बीपी, ये भी कॉमन है। हमने मेन स्ट्रीम कर दिया है। आप यूरोप की कुछ कंट्रियों में जाके देखो, ये मेन स्ट्रीम नहीं है, दैट्स अ मेजर हेल्थ इशू। तो सारे लोगों को हो रहा है, इसलिए हमको लग रहा है नॉर्मल होता है, लेकिन हमारा देश डायबिटीज कैपिटल बन रहा है वर्ल्ड की। शुगर हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं और सब शुगर खाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने मेन स्ट्रीम कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है मुद्दा इतना मेन स्ट्रीम है, ये मतलब चलो अब कभी और उसको मैं समझाऊंगा। तो एक भाई ये हो गया। फिर सरकार के ऊपर एक्सेसिव पब्लिक, अब देखो अब प्रिवेंट नहीं करोगे, ज्यादा लोग बीमार होंगे तो एक्सेसिव बर्डन आ जाएगा, और वो तो वैसे ही सरकार का हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही वीक है। चैलेंज टू टैकल एनडीसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कैसे चैलेंज करोगे? व्हाट इज अबाउट प्रिवेंटिव वंस यू गेट, चलो ये छोड़ो। नाउ और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा, क्यूरेटिव में पैसे कम लगते हैं। नाउ अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब ये देखो, ये कौन से मिस्टर ने बोला था, ये तो सुना होगा ना आपने, फोर्थ यस सर, या मैंने अभी इन्वेंट कर दिया, नहीं सुना होगा? हाँ सर। हाँ, तो मिस्टर फिलोसोफर जब भी बोल के गए थे, कितने टाइम पहले बोल के गए थे, लेकिन सरकार फोकस नहीं कर रही, क्योंकि कई बार बहुत सारे रीजन होते हैं। क्यूरेटिव दिख जाता है, देखो मैंने हॉस्पिटल बना दिया, प्रिवेंटिव दिखता नहीं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और इंडिया एबिलिटी, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट नहीं कर पाएंगे, MMR, IMR, MR, इनको हम नहीं कर पाएंगे।
सी मैं भी आपको एक चीज ही बताना चाह रहा हूँ, आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, उससे पहले आपको क्या ध्यान देना है, ये सारा प्रिवेंटिव में है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसको न्यूट्रिशनल फूड मिले, उसकी एजुकेशन अच्छी, उसको आप सारी उसकी फैमिली प्लानिंग अच्छी हो, उसका प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन है वो अच्छे से बढ़े, ये सारी चीजें पहले वाली बात है। और चाइल्ड केयर भी, सी जब भी हम चाइल्ड केयर की बात करते हैं तो चाइल्ड केयर का मतलब है जो प्रेग्नेंट वुमेन की आप केयर करो, तभी चाइल्ड की क्वालिटी अच्छी होगी, उसका वेट अच्छा होगा, वो हेल्थी हो। अब आप वुमेन को ही अच्छा क्वालिटी फूड नहीं दे रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग कि फिर बच्चों को मालन्यूट्रिशन से दूर करो, ऐसा नहीं होगा। हमारे देश की 50-60% वुमेन एनेमिक है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि चाइल्ड मालन्यूट्रिशन को डिफीट करना है, तो पहले तो वुमेन्स के ऊपर इन्वेस्ट करो। और वुमेन्स के ऊपर भी कैसे करोगे, अगेन फिर वो भी है, उनको सोशल एम्पावरमेंट भी करना है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी करना है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी करना है कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए। हमारे देश में भी क्या होता है कि प्रेगनेंसी में आना है या नहीं आना, 80% केसेस में फीमेल के हाथ में नहीं होता, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल विल डिसाइड। तो ऐसे में फीमेल्स को अपनी मर्जी के अपोजिट भी प्रेगनेंसी में आना होता है। अब शायद वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फिट ना हो, लेकिन इसके समझे। हाँ सर। पूरा अब एक लास्ट है उसको बताऊंगा, सॉल्यूशन वाला तो तुम्हारा बच ही जाएगा, ये प्रिवेंटिव वाला ये बच रहा है, इसको मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। बट मैं आप सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लास के बाद, इस क्लास के बाद 1.5-2 घंटे की जितनी भी क्लास थी, आपका अब इस शो को देखने का नजरिया चेंज हो गया होगा। हाँ सर। ये होना चाहिए, वो होगा फिर 8। अब ये प्रिवेंटिव वाला भी आपको थोड़ा टेढ़ा करके देखना होगा। दिख रहा है आपको? यस सर। सो प्रिवेंटिव में हमें क्या करना है, पहले बिहेवियरल चेंज। ये लग रहा हो ये बहुत है, हमें लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है, चाहे वो हाइजीनिक कंडीशन को लेके हो, चाहे वो एक हेल्थी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने को लेके हो, चाहे वो फूड हैबिट्स को लेके हो। ठीक है, तो हमें लोगों का क्या करना है, प्रिवेंटिव में एक डायमेंशन ह्यूमन भी है, और आपको जो हम लोग हैं ह्यूमन से, इनके बिहेवियर को क्या करना है, चेंज। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखो, यही अब आपसे कोई बोले प्रिवेंटिव, उसमें क्या करना है, बिहेवियर चेंज बोलना, सरकार के 1-2 स्टेप है, बहुत सारी बातें। स्पेशल फोकस ग्रुप पे ध्यान देना है आपको, वुमेन पे ध्यान देना है, चिल्ड्रन पे ध्यान देना है आपको, पर्सन विद डिसेबिलिटी पे ध्यान देना है आपको, एससी लोगों पे ध्यान देना है, एससी तो कुछ स्पेशल ग्रुप पे आपको ध्यान देना है, स्पेशली विच आर मोर वल्नरेबल देन अदर्स। समझ में है? यस। या ऐसे लोग जो ऑलरेडी विद कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, उनको ध्यान देना है। बिहेवियर में आपको चेंज लाना है, हर एक चीज को आप इससे ऐड कर सकते हो, लाइक हाइजीन से लेके, फूड हैबिट से लेके, हेल्थी लाइफ स्टाइल से लेके, बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। नाउ ये है, फिर आपको क्या करना है, इम्यूनाइजेशन को आपको एक्सपेंड करना है। समझ में है ना? वैक्सीन इस लेवल पे काम करती है। ये प्रिवेंटिव हो गया, क्यूरेटिव हो गया? प्रिवेंटिव। तो आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप ध्यान दोगे, मेन आपको अभी आप देखिए, ये अभी डेटा भी आया है, अभी कोविड के बाद से, जब से कोविड के केस जो है, वैक्सीनेशन डिप होता जा रहा है। उसके कई सारे कारण हैं। एक रीजन ये भी है कि लोग डर रहे हैं, आ नहीं रहे। दूसरा, हमारा जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो भी बिजी है। तीसरा ये शॉर्टेज भी है। तो आपको वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है, चाइल्डहुड में करो, एडोलेसेंट में करो,
बचपन में ही लगता है ना, आजकल सबका टीकाकरण होता है, इसमें एक Yes, sir. मिशन इंद्रधनुष भी है। Yes, 10-12 टीके बचपन में ही लगा दो, बाद में Yes, दिक्कत ही ना पड़े। Universal immunization program. Now, access to हेल्थ केयर विजिट, हेल्थ केयर की जो प्रोफेशनल्स है वो पहले ही आपके यहाँ विजिट करें, लाइक कुछ ऐसी चीजें लाइक डेंटल विजिट हो, ऐसी चीजें हो जो नॉर्मल होती है, ठीक है ना, Yes. कुछ ऐसी विजिट्स डॉक्टर करें आपके पास। इसमें एक बड़ा अच्छा था, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, बताऊंगा मैं आपको, पूछना मेरे से लास्ट में इसके बाद ही। नाउ आप कुछ इंटरवेंशन दें लोगों की लाइफ स्टाइल में, लाइक अल्कोहल है, लोग अल्कोहल को कम करें, स्मोकिंग को कम करें, वेट लूज करें, फूड क्वालिटी अच्छा खाएं, टीडीएस ट्रांसफैट वाला नहीं खाएं, वाटर एयर क्वालिटी इन सबको अच्छा करें, ठीक है ना। लोगों में अल्कोहल के लिए फिर 10 बातें, स्मोकिंग के लिए अलग, वेट के लिए अलग, Yes. तो इन सारी चीजों में आप इंटरवेंशन करेंगे। नाउ और क्या है ये फिर आपका बचा, लाइक आप देखिए फिट इंडिया मूवमेंट, साइज। Yes. कैन यू इमेजिन कि आप ये सोचिए कि दिल्ली के लट से 10,000 यूथ है, दिल्ली में कम से कम ऑन एन एवरेज मुझे लग रहा है कि 8-10 लाख लोग हैं, 1 मिलियन पॉपुलेशन है जो सिर्फ स्टडी के लिए आती है, जो पढ़ रहे हैं, कम से कम, ये मैं बता रहा हूँ कम से कम है, इवन कम से कम 2-3 लाख तो यूपीएससी वाले ही हैं, फिर बहुत है आप जैसे भी 10 लाख के करीब बच्चे। अगर ये सारे लोग, डेफिनेटली दिल्ली में पॉसिबल नहीं है, बट ये लाइफ साइकिलिंग को अपना एक पार्ट बना ले तो कितना आप पॉल्यूशन कम कर सकते हो, कितनी आप चीजें कम कर सकते हो, ठीक है। तो साइकिलिंग है, आप स्क्रीनिंग करें, Yes. ठीक है ना, पकड़ें बीमारियों को, Yes. और ये है प्रोवाइड लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। आदि बार लोगों को Yes. पता ही नहीं चलता है मुझे बीमारी क्या है, लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे, Yes. इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप डिजिटल इंडिया लेके आ सकते, Yes, sir. समझ में आ गया ना। आप देखो इस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का देखो कितना बड़ा पिलर है इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ा पिलर है ना इन्फॉर्मेशन। Yes, sir. इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन में जो रेडिकल चेंज लेके आया वो क्या लेके आया, Digital. कैन यू इमेजिन, आप जस्ट सोच के देखिए कि पहले ये थी आपकी गवर्नमेंट, ये थी आपकी गवर्नमेंट, ये कैसे लोगों से कम्युनिकेट करती थी, क्या वेज होते थे। डायरेक्ट तो कोई नहीं, आज की डेट में देखो आप डायरेक्ट तो मोदी जी पर्सनलाइज मैसेज भी भेज देंगे कि मित्रों मेरी बात सुनो, ये करना, अरे गेटिंग माय पॉइंट, या मोदी जी या राहुल गांधी कोई भी है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसमें डिजिटल इंडिया सारी है, ठीक है बच्चों। अब ये अभी ऑल्दो अभी आपका 20% भी नहीं हुआ, मुझे लग रहा है तुम्हारे हिसाब से काफी है, किसी को पूछना है तो बताओ। सर आपने बोला था वो डेंटल विजिट के टाइम पे। अच्छा, Last अब ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे उस फिनोमिना को कुछ बोलते हैं, वो डेंटल से रिलेटेड नहीं था, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, वो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। क्या होता है कि नॉर्मली हमारे देश में ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है। आप ऐसा ना करें कि एक हमारे यहाँ पे लाइक कि 30 पेशेंट डायबिटिक है, तो आप उनको इंडिविजुअली प्रिस्क्रिप्शन देने की बजाय ग्रुप्स में आप मिला, 30 लोग बैठे हुए हैं, 1 घंटे तक डिस्कशन होगा, सारे लोग आपस में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ है, और इससे कितना अच्छा आउटकम आएगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है। इन सारे लोगों को एक ग्रुप से जोड़ दो कि ये सारे लोगों को पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट अ इंटरवेंशन, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये 30 लोग हैं, ये अपने सिम्टम शेयर कर सकते हैं, अपनी एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और जब आप एक साथ बैठ के इन लोगों को, पहले तो डॉक्टर की देखो एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई, Yes, sir. है ना। और आप अगर इस तरीके की एक कॉमन इश्यूज के ऊपर, जो बहुत कॉमन इश्यूज हैं, आप इंडिविजुअली वो टाइम ना देखें, अगर आप ऐसे ग्रुप्स में देखें तो कितना अच्छा होगा। और इसी लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशन को, पहली बात क्या होता है, लोग डर जाते हैं यार मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब आप उनको ग्रुप में बैठाएंगे तो लोग भी थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं कि मैं ऐसा अकेला नहीं हूं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कुछ बोलते हैं, मैं बस भूल गया। गूगल कर लूंगी सर। गूगल सर्च कर देना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। सो आई होप आज के लिए इतना काफी है। मुझे लग रहा है कि आपने क्लास से निकलोगे तो बहुत सारी चीजें आपने नहीं सीखी होंगी। एंड बी सेफ, कोरोना का टाइम है, तो मैं भी खुद इतना बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं करता, बट बी सेफ, बचा के रहिए। एंड आप में से जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, डेफिनेटली उनको तो और ध्यान रखना चाहिए, ठीक है गाइस। ये सारे मैं ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, और आप में से जिन लोगों का अगले साल दे रहे हो तो चिल मार के रखो, लेकिन जो अभी इंटरव्यू है कुछ भी है प्रायोरिटी बेस पे, अगर किसी को कुछ टॉपिक भी पूछना है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा।
और ये जस्ट विद इन 2 मिनट में मैं एक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। अभी एक बच्चे का मैसेज है, उसको सुन लो क्या पूछ रहे हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।